Hello, good evening everyone. Today we will cover four things: market breadth, derivative analytics, sector rotation, and sector analytics. So let's start with market breadth. What is market breadth and how we can use this? So ये market breadth पे जब भी क्लिक करेंगे, ये market breadth का overview है. On the left side, all we can see Nifty 50, Nifty 500, Nifty Bank, all the indices are there. And on the upside, these are the criteria that are fulfilled by the stocks within that indices. So we can clearly see that in Nifty 50, only 48% stocks that are RS positive, 44% stocks are above 20 SMA, 48% stocks are 50 SMA, and 50% stocks are above 100 SMA. And if we click on Nifty, it will show us the index breadth day by day. So basically after 29th May, Nifty slowly started showing weakness. और 4 जून को only 18% stocks from Nifty 50 जो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर थे. एंड yesterday on 5 जून डेटा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, थोड़ा पॉजिटिव हुआ, पर अभी भी उतना स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रहा है निफ्टी में. सो एक ओवरऑल मार्केट का एक सेंस समझ में आ रहा है कि एक अंडरटोन आप लोग को दिख जाएगा कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है. और इसी तरीके से बाकी अगर आपको ब्रॉडर व्यू देखना है तो निफ्टी 500 देख सकते हैं. निफ्टी 500 में भी जो स्ट्रेंथ था वो धीरे धीरे शॉर्ट टर्म में अभी तक वीकनेस है. ओनली 36% स्टॉक्स जो निफ्टी 500 के हैं उसमें से 36% स्टॉक ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है. तो इसी के साथ एक बार प्राइस एक्शन को भी मैच कर लेते हैं. निफ्टी 50 देख लेते हैं क्या हो रहा है. तो निफ्टी 50 भी 4 तारीख को एक बहुत बड़ा फॉल आया था रिजल्ट के कारण. उसके बाद अभी निफ्टी उसी कैंडल के अंदर ही, दोनों जो कैंडल हुए थे निफ्टी के कल और आज, दोनों ही इनसाइड बार है और अभी तक उस कैंडल के हाई को या लो को वो ब्रीच नहीं कर पाया. और ओवरऑल जो डेटा दिख रहा है उसमें भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है. सो टिल द डेटा इज शोइंग स्ट्रेंथ वी शुड वेट until there is some strength in that sectors. Nifty mid cap select 25 में देखते हैं. By clicking here we can also check what are the stocks under that indices. तो इसका एक बार मार्केट ब्रेथ देखें. आप देखो कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग था इन सारे इंडेक्सेस में से, और ये स्टॉक्स आप लोग को दिख जाएंगे यहाँ पे. यू कैन चेक द गेनर्स ऑल्सो ऑन डेली, वीकली, मंथली and 3 month, 1 month, all the criterias are there. So इसमें से Voltas, Page Industry, these are the stocks that were gaining. तो इसी तरीके से पूरे मार्केट में कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है, आप लोग वो देख सकते हो. सो PSU बैंक दैट आर शोइंग वीकनेस, कि एक भी स्टॉक फ्रॉम PSU बैंक जो 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है. तो अभी ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में PSU बैंक्स में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा और वेट करना चाहिए. स्ट्रेंथ आने दीजिए, मार्केट में स्ट्रेंथ आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए. सेम विथ निफ्टी IT. दीज आर द इंडाइसेस आर शोइंग वीकनेस. नेक्स्ट इज पीरियोडिकल हाई लो. तो पीरियोडिकल हाई लो similarly we can check from Nifty 50, 500, from all the indices how many stocks. This is basically yearly basis. You can check 1 month, 3 month, 6 month also कि कितने स्टॉक लो जोन में है, कितने स्टॉक हाई जोन में चल रहे हैं. तो फ्रॉम निफ्टी 50 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 39 स्टॉक्स जो भी मिड जोन में है. और अगर निफ्टी 50 पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक आपको पूरा डेटा मिल जाएगा. आप देखो कि ऑन 23rd में एक भी स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 50 लो जोन में नहीं था. ये बेसिकली थोड़ा कॉन्ट्रेरियन डेटा हम लोग को देता है कि जब भी कहीं हम लोग दिख रहा है कि नहीं एक भी स्टॉक, नन ऑफ द स्टॉक्स आर इन लो जोन, दैट मीन्स
कि वहां से एक थोड़ा रिवर्सल आ सकता है उस इंडाइसिस में, कि कोई भी स्टॉक अगर लो जोन में नहीं है तो मार्केट थोड़ा या तो ओवरबॉट है या थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया। तो एक बार जाके देखते हैं निफ्टी 23 मई को क्या था। ये था 23 मई को। तो वहां पे जाके जब उसके बाद वाले दिन ही धीरे धीरे स्लोली जब डेटा वीक होना स्टार्ट हो गया, तो आप लोग को देखना है कि नहीं अभी थोड़ा रुक जाना है। अगर डेटा फिर भी स्ट्रांग दे रहा है तो आप लोग को पार्टिसिपेट करना है। अगर डेटा उसके बाद वीक हो रहा है और प्राइस एक्शन भी सेम नहीं है तो वहां पे थोड़ा वीक वेट करना है। एंड लास्ट वन इज एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन बेसिकली कुछ नहीं कि सर इंडेक्स वन बाय वन आप लोग देख सकते हो कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे और मंथली बेसिस हाउ मेनी स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर आर क्लोजेस इन ग्रीन और रेड। सो ये था बेसिकली मार्केट ब्रेक। तो मार्केट ब्रेक के रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज है तो वो अभी ले लेते हैं। शिवा सर आस्किंग प्लीज एक्सप्लेन हाई जोन एंड लो जोन। हाई जोन और लो जोन क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक, सपोज कोई स्टॉक अभी 100 पे है, तो उसमें से लास्ट नीचे का जो रेंज था, लो था 60, 100 था उसका हाई जोन, तो वो 40 जोन के जो लोअर 20% है ना, उस पे अगर वो स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक अगर वहां पे है तो वो लो जोन में आ जाएगा। और अगर हायर 20% पे है तो दैट विल बी इन हाई जोन। और इन बिटवीन कहीं पे अगर वो है तो वो मिड जोन पे रहेगा। ठीक है। कलर इज बेसिकली रेड मीन्स हाउ मेनी स्टॉक्स, यहाँ पे वन मीन्स ओनली वन स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 50 आर इन लो, वॉज इन लो जोन। और ग्रीन में जो है वो हाई जोन का है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये ईयरली बेसिस है और मंथली बेसिस अगर आप देखोगे तो ऐसे है। अगर अभी भी पैरामीटर किसी को है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो हाई जोन और लो जोन का पूरा मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल ऑफ यू कैन चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, नाउ आई विल कवर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेरिवेटिव एनालिटिक्स। डेरिवेटिव एनालिटिक्स बेसिकली है कि यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। फ्यूचर्स में आपको सारे फ्यूचर्स के स्टॉक दिख जाएंगे एंड यू कैन ऑल्सो फिल्टर बाई एग्रेसिव न्यू लॉन्ग, एग्रेसिव न्यू शॉर्ट। इसी तरीके से आप लोग इसको फिल्टर भी कर सकते हो। तो एग्रेसिव न्यू लॉन्ग क्या है, जहाँ पे ओआई ट्रेंड प्राइस भी ऊपर गया, क्यूमुलेटिव ओआई भी ऊपर था, एंड दिस रो इज बेसिकली वॉल्यूम एंड डिलीवरी। द अपर वन इज वॉल्यूम ऑफ लास्ट 5 डे का जो वॉल्यूम था उसका कितना टाइम से कितना परसेंट वॉल्यूम हुआ। एंड द लोअर लाइन इज बेसिकली डिलीवरी, कि लास्ट 5 दिन का जो डिलीवरी था उससे कितना ज्यादा डिलीवरी हुआ था। तो एक बार अगर सिर्फ एज्यूम करते हैं कि हम लोग को एग्रेसिव लॉन्ग स्टॉक्स ही देखनी है और उसमें से भी फोकस करना है जहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी काफी अच्छा था। तो यहाँ पे देखिए कि नहीं, मेट्रोपोलिस इज देयर, क्रॉम्पटन में भी काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ था, डिलीवरी भी बहुत अच्छा था। तो एक बार जब डेटा आपको मिल गया, दिस डेटा कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई, टू फिल्टर द स्टॉक्स दैट यू कैन कीप ऑन योर रडार इफ यू आर टेकिंग बुलिश ट्रेड्स। तो उसके बाद नीचे और भी है, मैरिको भी है। यहाँ पे मैरिको में देखो कल 3 टाइम्स, मोर देन 3.5 टाइम्स का वॉल्यूम था, और जो डिलीवरी था दैट वाज आल्सो मोर देन 3 टाइम्स। तो जहाँ पे वॉल्यूम डिलीवरी भी ज्यादा है, प्राइस एक्शन भी आपके फेवर में है, तो वो स्टॉक्स पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। तो एक बार जाके मैरिको का चार्ट देखते हैं। डेटा मिल गया, स्टॉक मिल गया, अब उसका प्राइस एक्शन देखते हैं कैसा है। डेटा के साथ जब तक प्राइस एक्शन सेम लाइन पे नहीं होगा हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। लेट्स चेक मैरिको वंस। तो अब देखो कल मैरिको ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था।
और अभी उसके ऊपर जा नहीं पाए। तो मैरिको में अभी चार्ट देख के समझ में आ रहा है कि मैरिको में अगर ट्रेड लेना है तो उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, तो मैरिको पे एक बुलिश ट्रेड लेना है क्योंकि डेटा मेरा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। नेक्स्ट था मेट्रोपोलिस, और एक हम लोग देख रहे थे क्रॉम्पटन। सिमिलरली मेट्रोपोलिस भी कल स्ट्रेन दिखा रहा था, वॉल्यूम भी काफी हाई था और आज फॉलो बाइंग भी आया, पर अभी तक वो एक रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाए। तो ये स्टॉक्स जब भी ब्रेकआउट होंगे तो हम लोग को इन स्टॉक्स पे फोकस करना है क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। नेक्स्ट वन इज ऑप्शंस। ऑप्शंस में on the left side all of you can see all the name of the stocks. This is basically PCR data. PCR means put और कॉल, कि कितने पुट राइटर्स एक्टिव है, कितने कॉल राइटर्स एक्टिव है। पीसीआर बेसिकली पुट बाय कॉल। चेंज इन पीसीआर वन डे, कि एक डे में प्रीवियस डे से पीसीआर में क्या मूवमेंट हुआ, वो पीसीआर नीचे गया या ऊपर गया, और ये पर्टिकुलर डे का चेंज है। तो हीरो मोटो में आप देखो कि यहाँ पे पीसीआर अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि पीसीआर धीरे धीरे क्या हो रहा है। तो लेट्स सी कि पीसीआर फ्रॉम 31 मई से धीरे धीरे पीसीआर ऊपर की तरफ जा रहा है। व्हाट डज इट मीन? इफ पीसीआर इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव, दैट इवेंचुअली ट्राई कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए। जितना पुट ज्यादा राइट होगा या पुट राइटिंग ज्यादा होगा, दैट मीन्स दिस इज ए बुलिश सिग्नल। और अब जाके इसका चार्ट देखते हैं कि हीरो होंडा का चार्ट कैसे है, हीरो मोटो का। और डेटा मेरे को स्ट्रांग हो रहा था फ्रॉम 3 जून से। ये डेटा यहाँ पे स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया 3 जून 4 जून को। दिस इज बेसिकली 3 जून का कैंडल एंड दिस वन इज 4 जून। उस दिन सारे पूरा इंडाइसेस बहुत गिरा था, पर ये स्टॉक एक काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, काफी बुलिश था वो स्टॉक। तो 4 तारीख को ही आपको मिल गया था, 4 जून को ही ईओडी बेसिस हम लोग को ये स्टॉक मिल गया था। अगर उसी दिन हम लोग इसको ट्रैक पे रखते तो नेक्स्ट डे वहां से स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, ऑलमोस्ट 9% का। पवन जी, कैन यू जस्ट बी लिटिल लाउडर प्लीज, या फिर जो आपका ऑडियो सेटिंग रहता है वो शायद चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी क्लियर है? हेलो? हाँ, ऑडियो इज ओके बट थोड़ा सा आपका वॉल्यूम लो आ रहा है। अच्छा, अभी अभी ठीक है? हेलो? या दिस इज फाइन। ओके ओके। सो इसी तरीके से हम लोग ना स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं। इसी तरीके से एक एमएनएम रैंडमली चेक कर रहे हैं कि एमएनएम में क्या हुआ। आप देखो कि एमएनएम में डेटा थोड़ा वीक था 30 मई को, जो ट्रेंड था उसके बाद थोड़ा कम हुआ। फिर अगेन 5 जून को पीसीआर फिर से ऊपर आना स्टार्ट हो गया, प्राइस भी उसका ऊपर की तरफ था। तो एक बार जाके महिंद्रा एंड महिंद्रा को चेक करते हैं, इसका चार्ट क्या बता रहे हैं। सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी यस्टरडे एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और प्राइस अभी उसी के पास ब्रेकआउट जोन के पास में ही मूव कर रहा है। तो ये चार्ट देख के और ये डेटा देख के समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और जब भी इसमें कोई फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तो इस पे एक बुलिश बुलिश व्यू लेना चाहिए। तो इसी तरीके से फ्यूचर्स और ऑप्शंस को यूज करके, ये डेटा को यूज करके आप लोग एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का या वीक स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। और ये डेटा बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि एक बहुत बड़ा यूनिवर्स से आप कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करो, और उसके साथ जब प्राइस एक्शन आपके फेवर में हो देन यू कैन ट्रेड विद दैट। ओके, तो अभी डेरिवेटिव एनालिटिक्स को लेकर अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसको एड्रेस कर लेते हैं।
Hello, you can ask, you can type your question, then I will move to the other part. Mukesh sir is asking, sir, put writers mean कि जो पुट को सेल कर रहे हैं उसको बोलते हैं कि पुट राइटर्स। तो जो ओआई बिल्डअप हो रहा है उसमें अगर पुट पीसीआर रेशियो मोर देन 1 है, दैट मीन्स कि जो पुट जो सेल हो रहा है उसका फिगर ज्यादा है कॉल से। तो जितने ज्यादा पुट सेल होंगे दैट मीन्स कि बिगर हैंड चाहेंगे कि उनके प्राइस स्टॉक का प्राइस नीचे ना आए, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आया तो उनको लॉस होगा। न्यू लॉन्ग एग्रेसिव लॉन्ग का मतलब हो गया, एग्रेसिव लॉन्ग में क्या होता है, प्राइस भी ऊपर गया, क्यूमुलेटिव ओआई भी ऊपर आया, और वॉल्यूम और डिलीवरी भी लास्ट 5 डेज का जो वॉल्यूम और डिलीवरी है उससे ज्यादा है। तो ये क्राइटेरिया जब फुलफिल होता है तो वो एग्रेसिव लॉन्ग में आ जाता है। जैसे पुट राइटर्स यहीं पे दिया ना, पीसीआर पे आपको दिख जाएगा कि सी हिरोमोटो में क्या हुआ कि पीसीआर स्लोली स्टार्टेड इंक्रीजिंग। सो पीसीआर जो 0.40 पे था वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट 1 पे आ गया। एट दैट पर्टिकुलर डे ऑन 5 जून, पुट एंड कॉल राइटर्स वर ऑलमोस्ट सेम। तो जो ट्रेंड है वो पीसीआर का वो ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स कि पुट राइटर्स आर मोर एक्टिव। ये टोटल कॉल राइटिंग हो गया, क्यूमुलेटिव कॉल ओआई, ये पुट ओआई, और आप देखो ऑलमोस्ट सेम है। जब पुट ओआई ज्यादा हो जाता है तो ये थोड़ा बुलिश सिग्नल देता है आपको। यहाँ पे आप देखो कि नहीं, 16 मई को कॉल से ज्यादा पुट राइटर्स थे और प्राइस भी ऊपर गया। इसी तरीके से आप लोग एक ट्रेंड देख सकते हो कि पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं। अगर पुट राइटर्स ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स दिस विल बी ए बुलिश सिग्नल। उसके साथ आप लोग को प्राइस एक्शन को मैच करना है। प्राइस एक्शन और ये डेटा सेम होगा तो ही आप लोग को उस पर ट्रेड लेना है। ओके, नाउ वी विल कवर our next topic, that is sector rotation। तो सेक्टर रोटेशन में दो लेवल है, लेवल 1 और 2। लेवल 1 में आपको यहाँ पे ये पेज पे आप लोग आ जाओगे जहाँ पे सारे सेक्टर के नाम होंगे, एंड फ्रॉम विद इन दैट सेक्टर हाउ मेनी स्टॉक्स आर fulfilling that these criterias। what are the criterias? These are RS55, RSI50, SMA20, 50 and 100। so alcohol sector में 96% stocks that are RS positive, 96% स्टॉक्स वो RSI50 के ऊपर है उनका, 96% स्टॉक का ही SMA20, 50 और 100 के ऊपर है। अब इस पे एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और डीपर रिसर्च करते हैं इस पे, दैट इज लेवल 2। यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे ऑन अल्कोहल पे तो एक विंडो खुल जाएगा, यहाँ पे सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, और आप यहाँ पे ब्रेथ भी देख सकते हो कि अल्कोहल सेक्टर कब स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुआ उस पर्टिकुलर सेक्टर पे। तो फ्रॉम जून 4 आप देखो कि पहले जहाँ पे सिर्फ 3 जून को ओनली 35% स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर वेर RS पॉजिटिव, वहां से धीरे धीरे डेटा इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया। ये ब्रेथ मेरे को क्लियरली दिखा रहा है। तो इस पर्टिकुलर डे से जब स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुआ, और अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं। यहाँ पे आप इस सेक्टर के पूरे स्टॉक्स देख पाएंगे, और एक बार अगर टेक्निकल्स में जाए ना, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, शायद कुछ टेक्निकल इशू के लिए ओपन नहीं हो रहा है। तो गेनर्स पे भी जाके देखें कि लास्ट 1 वीक से कौन कौन से स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो क्लियरली तिलकनगर इंडस्ट्री, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये दो नाम सबसे ऊपर आ रहे हैं। तो मेरे को एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर मिल गया। अब उस सेक्टर में से
दो स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकली भी अगर हम लोग जाके देखें, यहाँ पे आप टेक्निकल्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, SMA, EMA, पीवट, बॉलिंजर बैंड, जो जैसे यूज करता है, जो इंडिकेटर यूज करता है। एक बार EMA में जाके देखते हैं। यहाँ पे आपको ये 5 EMA मिल जाएंगे, 5, 20, 50, 100 एंड 200। तो जो स्टॉक सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स द स्टॉक इज शोइंग स्ट्रेंथ, और उस स्टॉक में अच्छा स्ट्रेंथ है। तो उसी स्टॉक्स को फोकस करते हैं जो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको, तिलक नगर इंडस्ट्री, सोम डिस्टिलरी। तो एक बार देखते हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या है। सी, 4 जून को ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद आज भी स्टॉक में थोड़ा स्ट्रेंथ था, आज भी वो पॉजिटिव क्लोज हुआ। आपको 4 तारीख को ही, कल ही ये स्टॉक मिल गया था, सॉरी 4 तारीख ये रहा, इसी दिन आपको ये स्टॉक मिल गया था कि स्टॉक में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ हो रहा है, और ये सेक्टर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दैट मीन्स कि आपका टेलविंड आपके साथ में है, कि सेक्टर में अगर स्ट्रेंथ है तो उसी सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स उस सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो सिमिलरली और एक स्टॉक देख लेते हैं कि तिलक नगर इंडस्ट्री। देखो, जिस सेक्टर मेरे को मिल गया, तिलक नगर इंडस्ट्री भी वहीं पे था, और कल तिलक नगर इंडस्ट्री में एक ब्रेकआउट आ गया विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। उसके बाद देखिए आप, आज भी ये स्टॉक ने मोर देन 8% का रिटर्न दे दिया। तो इसी तरीके से इस डेटा के बेसिस पे, सेक्टर रोटेशन के बेसिस पे, ये ब्रेथ देख के आप लोग स्टॉक फिल्टर कर सकते हो, आप लोग स्टॉक ढूंढ सकते हो, अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो कि नहीं, कौन कौन से स्टॉक्स पे, कौन कौन से सेक्टर पे मेरे को ध्यान रखना है। एक बार जाके रिटेल को भी देख लेते हैं कि रिटेल पे क्या है। तो रिटेल का भी प्रेस देखें तो कल रिटेल सेक्टर में फिर स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो गया काफी दिन के बाद। 27 मई के बाद जो वीकनेस दिखा रहा था, धीरे धीरे फ्रॉम yesterday द सेक्टर ऑल्सो स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ। अब इसमें जो स्टॉक्स है उसमें एक बार टेक्निकल्स पे जाते हैं, और सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं EMA का, कि कौन कौन से स्टॉक्स सारे EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो वी कैन क्लियरली सी Avenue Supermart, that is DMart, Trend, Aditya Birla Fashion, Metro Brand. These are the stocks that are showing strength, that are trading above all the moving averages. तो एक बार जाके देखते हैं कि आदित्य बिरला फैशन, इसमें कैसा मूवमेंट था। ठीक, सेम वे कल ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया विथ हायर वॉल्यूम, एंड आज भी स्टॉक में आपको फॉलो अप बाइंग आ गया, जो कि स्टॉक मोर ऑलमोस्ट 6% का राइज आया था। तो अगर आप सब इसी तरीके से सेक्टर रोटेशन को यूज कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर के साथ में स्टॉक्स के साथ आप लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीवरीज। डिलीवरीज में वी कैन चेक कि कहाँ पे सबसे ज्यादा, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में डिलीवरी हो। ठीक है, FMCG सेक्टर और अल्कोहल, ये दोनों में ही, अल्कोहल तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है ही, उसमें डिलीवरी भी बहुत ज्यादा हुआ है। सो द सेक्टर इज showing strength on market breadth also, एंड सिमिलरली जो बाइंग हुआ था वो डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, ये भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें डिलीवरी भी 87% ज्यादा था। FMCG में कल पूरा सेक्टर 4% बढ़ा, और 2x वॉल्यूम था, एंड 2x का भी उसमें डिलीवरी हुआ। तो जहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव है विथ गुड वॉल्यूम एंड डिलीवरी, वी शुड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे वॉल्यूम डिलीवरी ज्यादा है। एक बार FMCG सेक्टर में देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं।
सी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, कोलपाल, these are the stocks that are ITC. These are the stocks that are trading above all the moving averages and showing strength. इमामी भी है, जिलेट। तो एक बार आईटीसी को देख लेते हैं। मैरिको तो थोड़ी देर पहले देखे ही। सी आईटीसी में भी स्ट्रेंथ हो रहा है, पर अभी उसने ब्रेकआउट दिया नहीं। तो ये स्टॉक आप लोग के फोकस में रह सकता है। जब भी इस पे ब्रेकआउट आए या और स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो तो आप लोग इस पे ट्रेड कर। एंड द लास्ट इज VWAP, दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो जो VWAP इंडिकेटर यूज करते हैं, यहाँ पे यू कैन चेक व्हाट आर द स्टॉक्स आर बिलो और अबव VWAP। यहाँ पे भी अल्कोहल सेक्टर within from there are 15 stocks in that particular sector. In alcohol sector, 73% stocks from alcohol sector are trading above VWAP. So एक क्लियर विनर यहाँ पे दिख रहा है अल्कोहल सेक्टर, जहाँ पे ब्रेथ भी स्ट्रांग था, डिलीवरीज भी बहुत हाई थी और VWAP में भी ये काफी स्ट्रांग है। तो ये एक सेक्टर को आप लोग ट्रैक पे रखना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली सेक्टर रोटेशन। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन है तो ऑल ऑफ यू कैन आस्क व्हाट आर द क्वेश्चंस। मुकेश सर आस्किंग सर व्हेन एंटायर सेक्टर इज 100 वेरी लेस चांस। या अगर बहुत सारे स्टॉक्स जो उस पे 100 पे आ गए, अगर आज ही आए या काफी दिन से, ए स्ट्रॉन्ग सेक्टर कैन स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वी डोंट नो। Whenever the sector started showing weakness, then only we will exit or avoid that stock, that sector. Okay. Please explain how to understand the EMA bar display. Okay, EMA bar और एक बार दिखा देता हूँ मैं। आप टेक्निकली कोई भी स्टॉक्स पे जाइए and click on EMA. So this is 5 EMA. You can check the colors also. The orange one is 20 EMA. This is 50 EMA, 100 EMA and 200 EMA. These dots are basically represent the above EMAs and this is the current market price. Okay. If you click here, then you can see ये जो arrow है, this is current market price and these are the EMAs और उस EMA का value क्या है. Okay. Sir, RS55 means, Sanjay sir is asking, kindly explain RS. RS55 means relative strength 55 means a particular stock that is outperforming Nifty performance in last 55 trading days. Okay. Yes, sir, there are all the indices are there. You can check all the sectors and go to the breadth. If the breadth is improving, you should focus on the particular sector that is showing strength and find out what are the strongest stock in that particular sector. Now let's move to sector analytics. This is our final topic. तो टिल नाउ हम लोग जो भी देख रहे थे ना, दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, कि टेक्निकल्स पे कौन से मूविंग एवरेज या आरएस पे या आरएसआई उसका स्ट्रांग है या सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो दिस वाज टिल नाउ दोज वर द टेक्निकल पार्ट। अभी देखते हैं कि नहीं फंडामेंटली कौन सा सेक्टर है जो रिजल्ट के बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो सेक्टर एनालिटिक्स में यहाँ पे रिजल्ट्स है और वी कैन फिल्टर रिजल्ट ऑन क्वार्टरली एंड एनुअल बेसिस।
और क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे सेल्स, एबिटा और पैट, दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी कैन चेक कि कौन से सेक्टर में सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। शिप बिल्डिंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर द एंटायर सेक्टर, जिसमें से 4 स्टॉक्स ने अभी तक पब्लिश कर चुका है उनका रिजल्ट, ये सेल्स देख सकते हो आप, एबिटा, मार्केट कैप के हिसाब से भी आप लोग फिल्टर कर सकते हो यहाँ से। तो शिप बिल्डिंग में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या मूवमेंट हुआ था आप ये देख सकते हो। बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, कैपिटल गुड्स इज देयर, और उसके सेल्स के साथ आप देखो कि कहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा है, पैट बहुत अच्छा है। शिप बिल्डिंग में यहाँ पे on quarter there is 7 more, almost 8% quarter on quarter profit growth है, and 2x 2.5x का ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ। एक बार एंटायर शिप बिल्डिंग सेक्टर पे जाते हैं और विद इन दैट सेक्टर कौन सा स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसके अंदर। तो एंटायर सेक्टर हैज परफॉर्म्ड quarter on quarter on 7% and year on year 2.5 times, और क्लियरली यू कैन सी कि जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, इसका पैट सबसे ज्यादा आया था। सेल्स ग्रोथ एक बार देख लेते हैं, सेल्स ग्रोथ भी इसका बहुत अच्छा था, ईयर ऑन ईयर 2 टाइम्स सेल्स ग्रोथ आया। तो जो भी फंडामेंटली स्टॉक ट्रैक करना चाह रहे हैं, एक सेक्टर ट्रैक करना चाह रहे हैं कि नहीं जहाँ पे सेल्स ग्रोथ और पैट ग्रोथ भी मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए, उसी सेक्टर पे जब मेरे को प्राइस एक्शन दिखेगा, वो सेक्टर जब स्ट्रांग होगा, तब मैं उसी सेक्टर पे बैठ लूंगा। तो आपको एक डबल कंफर्मेशन मिल गया कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन द सेक्टर एंड स्टॉक इज शोइंग स्ट्रेंथ, प्लस देयर आर these are the stocks that are also fulfilling the criteria of sales growth and PAT growth। तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा वहां से। नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग में आप लोग देख सकते हो कि नहीं, प्रोमोटर, एफआईआई एंड डीआईआई, कहाँ पे और कौन से सेक्टर में एफआईआई का, डीआईआई का या प्रोमोटर का जो स्टेक है वो क्या हुआ था। एक बार एफआईआई देखते हैं कि नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूट कहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, विच आर द सेक्टर वेयर फॉरेनर्स आर शोइंग इंटरेस्ट। रिटेल पे आप देखो कि इस चार्ट से समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से समझ में आ रहा है कि एफआईआई ने धीरे धीरे स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये दिसंबर 21 क्वार्टर में जो स्टेक 10.5% का था, वो धीरे 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 अभी 12.5% का हो गया। तो 2% का जंप आ गया ओवरऑल इंटायर रिटेल सेक्टर में। अब रिटेल सेक्टर में देखते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे एफआईआई हैज इंक्रीज्ड देयर स्टेक, और करेंट पीरियड ओनली अगर क्लिक करेंगे तो दिस क्वार्टर का ही, इसी क्वार्टर में कहाँ पे आया था। तो आप देखो कि आदित्य बिरला फैशन में यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी ए बिग जंप। लेट्स क्लिक हेयर एंड सी एफआईआई का जो होल्डिंग था 13-14%, सडनली फ्रॉम 13.88% मूव टू 19.25%। तो ये स्टॉक में ऐसा क्या हो गया कि नहीं, एफआईआई ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस पे दिखा रहे हैं। और आदित्य बिरला फैशन, थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे कि जो डेरिवेटिव एनालिटिक्स में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आप लोग को अब ये एक डेटा और मिल गया कि एफआईआई का होल्डिंग भी वहां पे बढ़ रहा है। तो आप लोग का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में और बढ़ जाएगा कि नहीं, दिस इज द पर्टिकुलर स्टॉक and this is the particular sector where FIIs are increasing their stake, plus in short term I am taking a bullish signal on the price action basis also। आदित्य बिरला फैशन में जहाँ पे मेरा टेक्निकल्स भी स्ट्रांग था, एफआईआई डेटा भी स्ट्रांग मिल गया, तो इसी तरीके से आप लोग स्टॉक्स यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग, एफआईआई, डीआईआई एंड
ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो, कि कहाँ पे रिजल्ट अच्छा हो रहा है, मेरे को उसी स्टॉक्स पे या उसी सेक्टर पे ध्यान देना है जहाँ पे लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा सेल्स या पैड ग्रोथ आया था। ठीक है, तो ये था सेक्टर एनालिटिक्स। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज मैसेज कर सकते हैं। या शिवा सर, इन सेक्टर एनालिटिक्स यू कैन एनालाइज योर स्टॉक्स और योर सेक्टर फंडामेंटली ऑल्सो, क्योंकि वहां पे आपको रिजल्ट्स का और शेयर होल्डिंग ये दोनों पैरामीटर्स आपको ऐड हो जा रहे हैं। जो रिजल्ट का सेल्स और पैट का पहले नहीं देख पा रहे थे सेक्टर रोटेशन पे, वो सेक्टर एनालिटिक्स पे आप ऐड कर सकते हैं। These datas are updated after on quarter basis. अब नेक्स्ट क्वार्टर जब आएगा, ऑन दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट क्वार्टर पे जो Q1 होगा FY25 का, वहां पे आपको जब शेयर होल्डिंग अपडेटेड होगी वो अपडेटेड डेटा आपको यहाँ पे आएगा। मोहन सर, अगर प्रोमोटर रिड्यूस कर रहे हैं स्टेक, दिस इज, तो आप ट्राई करोगी उस सेक्टर पे या आप अवॉइड करो? अगर आप देख रहे हो कि नहीं मेरे को वही सेक्टर चाहिए जहाँ पे प्रोमोटर का स्टेक कम हो रहा है, तो आप वहाँ पे फोकस करोगे। वो प्रोमोटर ने जो स्टेक कम किया, वो स्टेक क्या एफआईआई ने बढ़ाया या क्या हो रहा है, आपको वहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो कि कहाँ पे एफआईआई का स्टेक भी कम हुआ है या प्रोमोटर का स्टेक कम हुआ है। एविएशन में अगर जाएं तो एविएशन में धीरे धीरे प्रोमोटर्स आर कटिंग देयर स्टेक। एविएशन सेक्टर में स्टेक धीरे धीरे एफआईआई प्रोमोटर का कम हो रहा है, और एफआईआई का अगर देखें तो एफआईआई का स्टेक बढ़ रहा है, तो प्रोमोटर से जो स्टेक है वो एफआईआई की तरफ जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। ओके, शिवा श्रेयासी, फंडामेंटली क्या देखना है? सर सेक्टर एनालिटिक्स में फंडामेंटली आप देख सकते हो यही चीज ना, कि रिजल्ट्स कौन से सेक्टर का या कौन से स्टॉक्स का अच्छा आया, एबिटा किसका बेटर था, प्रॉफिट किसने अच्छा दिखाया, और शेयर होल्डिंग के बेसिस पे आप देख सकते हो कि नहीं प्रोमोटर एफआईआई डीआईआई कहाँ पे स्टेक इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। और एविएशन में डीआईआई का होल्डिंग और एफआईआई का होल्डिंग दोनों का ही स्टेक बढ़ रहा है। तो जहाँ पे बिगर हैंड्स अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो वो सेक्टर मेरे फोकस पे रहना चाहिए। ओके, so thank you everyone. So this was from my side. Okay, Swati. Hello. Yes, so Raju ji is here. So Raju ji, can you hear me? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज क्लियर है? Yes, yes, राजू जी आप अपना वेबकैम ऑन कर सकते हैं। ओवर टू यू राजू जी। और राजू जी आप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन अगर आप सबको देते हैं तो इट विल बी गुड, एंड ऑल्सो आज आप क्या कवर करने वाले हैं वो भी थोड़ा क्लैरिटी दीजिएगा सबको। जी जी, बस एक मिनट जी, नो एक मिनट। प्रॉब्लम। जी स्वाति जी, स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, ओवर टू यू। हाँ जी, आवाज क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल, अगर कोई जी दिक्कत हो जी, तो थैंक विल यू। इन्फॉर्म यू। जी जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। सो स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो छोटा सा, कि माई सेल्फ राजू गिरी, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ स्टॉकेज में। एज ए टेक्निकल एनालिस्ट मैं काम भी करता हूँ, एंड मुझे अराउंड 8 years का एक्सपीरियंस है। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज, इनबिल्ट स्ट्रैटेजी जो स्टॉकेज के ऐप में है, और हाउ कैन वी यूज द स्ट्रैटेजी जिससे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, हमारा ट्रेडिंग का जो रिजल्ट है वो बेटर हो सकता है। अपने ट्रेडिंग स्टाइल्स को हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। एंड मैं ट्राई करूंगा कि जो भी नॉलेज, जो भी नॉलेज या जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत
कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं वो सब आज आप लोगों के साथ शेयर करने का बिल्कुल ट्राई करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, एक या दो लोग अगर हाँ कर दे तो बहुत यस बेटर होगा। राजू जी दिख रहा है। और चलिए कुछ लोग कह रहे हैं, देयर आर फ्यू पीपल हु आर सेइंग कि आपकी ऑडियो जो है वो थोड़ा लो है, तो थोड़ा सा आप जोर से बात करेंगे। ओके कैन फाइन, आई जस्ट टेक अ कंफर्मेशन फ्रॉम अदर्स आल्सो इफ हिज ऑडियो इज रियली टू लो, बिकॉज मुझे तो क्लियर आ रहा है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेक अ कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन। Okay, so it is okay, Raju ji, you can go ahead. या फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो स्ट्रैटेजी में जाने से पहले मैं दो तीन बातें या 2-3 मिनट लूंगा जो बातों को क्लियर करने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि आज जो हम लोग सेशन ले रहे हैं या जो हम लोग सेशन ज्वाइन किए हैं उसको डिस्कस करने से पहले ये समझ ले कि सेशन है क्यों। सो मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस पे क्लियर किया और आज फिर से एक बार क्लियर करता हूँ कि सेशन इसलिए है कि स्ट्रैटेजी को लेकर एक मिसकंसेप्ट है लोगों में। जो हमारा इनबिल्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्कैन्स जो आपको ये फाइंड आउट करके देंगे एट द एंड ऑफ द डे कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत अच्छा कर रहा है, जिनका टेक्निकल पैरामीटर ऐसा बन रहा है कि आप उसके बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेड्स और पोजिशनल ट्रेड ले पाए। तो ये पहले ये बात समझ ली कि स्ट्रैटेजी इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म, वो किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं करता। इट्स जस्ट ए टेक्निकली एक स्कैन्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैन्स है जहां पर जो आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए देगा कि एंड ऑफ द डे अगर आप जाते हैं स्टॉक के ऐप में और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे क्लिक करते हो तो आपको इंटरडे, स्विंग एंड पोजिशनल इन तीनों के लिए मल्टीपल स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, मल्टीपल स्टॉक्स मिलेंगे जो कि एक सक्सेसफुल टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइडेड होते हैं, पैरामीटर्स के ऊपर से होते हुए फाइंड आउट होते हैं जो आपके ट्रेडिंग को, आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत इजी कर देता है। तो इस सेशन का जो पहला और मेन पर्पस जो है ये समझने का कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्कैन विच कैन हेल्प यू टू कि आपको 3000 स्टॉक्स पे जाके रात को फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे सब पेड सॉफ्टवेयर है पर उनका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू स्टॉक से करेंगे, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पर उसमें भी इनबिल्ट स्ट्रेटेजीज नहीं मिलते, उसमें भी स्ट्रेटेजीज आपको बनाने पड़ते। तो यहाँ पर हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना इनबिल्ट स्ट्रेटेजीज को दिया है जिससे आप ये समझ पाए कि एट द एंड ऑफ द डे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो टेक्निकली अच्छा कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट जाएंगे कि क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस लिए बनती है, क्या पर्पस है और उसके बेसिस पर हम लोग क्या स्ट्रेटेजी क्या ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेटेजी करने से पहले मैं अपना एक 5 रूल्स बताता हूँ जो मैं हर सेशन में बताता हूँ। तो जो नए होंगे उनके लिए होंगे, जो पुराने उनके लिए रिपीट हो जाना है कि एटलीस्ट वो समझ पाए कि वो 5 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रेटेजी को, किसी भी ट्रेडिंग टेक्निक को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो मैंने 8 सालों में अपने एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा है। तो उसमें से जो सबसे पहले स्ट्रेटेजी जो नए हैं, जो बिल्कुल नया मार्केट में, वो उसको नोट ऑन भी कर सकता है। जो पुराने उनको इनके लिए जस्ट रिवीजन हो जाएगा कि कहाँ पर हम लोग कैसे हम लोग अपने ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं और कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं। तो जो पहला रूल है कि ये समझना टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि आप हो क्या। आर यू इंटरडे ट्रेडर और आर यू स्विंग ट्रेडर और आर यू पोजिशनल ट्रेडर। अगर इफ यू आर इंटरडे ट्रेडर तो आपके लिए स्विंग स्ट्रेटेजी और पोजिशनल स्ट्रेटेजी वो आउटकम नहीं दे सकती जो आपको इंटरडे दे सकता है। स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए इंटरडे ट्रेड या इंटरडे स्ट्रेटेजी उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे सकती और ना ही पोजिशनल दे सकते, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए पोजिशनल स्ट्रेटेजी। तो अगर आप अपने आप को समझ पाएंगे कि मेरा पर्पस क्या है,
आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आप उसके बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड नहीं ले सकते। बोलने का जो मेन रीजन है मेरा इस चीज को कि इफ यू आर स्विंग ट्रेडर तो आप इंट्राडे स्ट्रेटेजी पे ट्रेड नहीं ले सकते और आप ये नहीं बोल सकते कि इंट्राडे स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो पहला तो खुद को समझना होगा कि आप क्या हो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो। सेकेंड, पर्पस। तीनों ही टाइप के ट्रेडर्स का पर्पस अलग अलग होता है। इंट्राडे जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनका पर्पस होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। उनको बहुत ही कम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम 2-3% बहुत होता है उनके लिए एक दिन में, बट वहाँ पॉसिबिलिटी है लॉसेस का भी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग वो करते हैं जिनका रिस्क कैपेसिटी बहुत अच्छा है, जो जिनका पूरा का पूरा 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग उन्हीं को करनी चाहिए। स्विंग ट्रेडर वो भी कर सकते हैं जिनका फोकस भी है और अगर कोई दूसरा प्रोफेशन भी करते हैं उनके लिए भी स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है। पोजिशनल ट्रेडिंग तो सबको करनी चाहिए, मैं मानता हूँ कि हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ अच्छा खासा एक रिटर्न बन सकता है अगर आप पोजिशनल स्ट्रेटेजीज को समझ के उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये आपको एट द एंड ऑफ 3 मंथ, आपको 6 मंथ, 1 ईयर में आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न बन सकता है। तो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड टॉपिक। थर्ड है एंट्री और एग्जीक्यूशन। आप इसको ऐसे समझिए कि मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जिन लोगों से बात की है मैंने, या मैं स्टार्टिंग में अपने भी करियर में, तो मुझसे जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती थी वो होती थी सॉरी, वो होती थी एग्जीक्यूशन में, एंट्री में। मुझे लगता था ये तो अब तो भाग रहा ब्रेकआउट है, चलो एंटर कर जाते हैं यार, आ जाएगा। पर मैक्सिमम केसेस में वो लॉस दे देते, क्योंकि एंट्री सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देख के कि सब ले रहे तो मैं भी ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडर का एंट्री अलग होगा, स्विंग ट्रेडर का अलग होगा, पोजिशन ट्रेडर का एंट्री अलग होता है। ये हम लोग तीनों डिस्कस करेंगे कि कैसे किस किस टाइप के ट्रेडर किस किस टाइम पे एंट्री ले सकते हैं, क्या क्या एंट्री का पैरामीटर होता है, क्या एंट्री के टाइम क्या हमें देखना चाहिए, क्या टाइम का फैक्टर पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो ये सब कुछ भी होता है। फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूएशन। हो सकता है कि आपका एंट्री बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, बट आफ्टर सम टाइम, मे बी इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशन ट्रेडर, क्या आपको स्टेट में कंटिन्यूएशन करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए? बिकॉज अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, एंट्री आपकी सही है, बाकी सब कुछ सही है, पर हो ही सकता है कि 2 दिन बाद उसका पैटर्न बिगड़ गया, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया, उसमें बहुत अच्छा एक प्रॉफिट आ गया है। तो उस टाइम पे आपको समझना है कि क्या आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। हो सकता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का जो रेशियो वो मैच कर गया हो, क्या उसके बाद भी उसमें पोटेंशियल है कि और भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखते हो। शिवम कुमार जी ने मुझसे पूछा कि स्पेसिफाई कर दो टाइम पीरियड को। सर, तो इंट्राडे ट्रेडर और दोस्त जो 9:15 से लेकर 3:30 तक का ट्रेड लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि 3:30 के बाद क्या होता है या 9:15 के पहले क्या होता है। स्विंग ट्रेडर जिनका टाइम फ्रेम 2 से लेकर 15 दिन का होता है, ठीक है, उस 1 महीने तक का भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो 1 महीने तक का भी ले सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेडर ऐसे होते हैं जो क्वार्टर के लिए लेते हैं, 3 मंथ्स टू 90 डेज का जिनका टाइम फ्रेम होता है। तो ये नॉर्मली हम लोग डिफाइन किए हैं। और मेरे 5 रूल्स का एंड वाला रूल जो है वो एग्जिट। एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जिट दो तरफ से भी हो सकता है, एक प्रॉफिटेबल हो सकता है, एक लॉस मेकिंग भी हो सकता है। प्रॉफिटेबल एग्जिट ऐसा होता है कि क्या आपको जो मैंने फोर्थ वाला पॉइंट बताया था, कंटिन्यूएशन, कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल और भी ऊपर जाने का, और या तो लॉस हो रहा है तो क्या मुझे स्टॉप लॉस से एग्जिट कर जाना चाहिए, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस सपोर्ट के आसपास आके वो घूम जाता है। तो एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो ये 5 रूल्स होते हैं, एक ट्रेडर को, एक स्विंग ट्रेडर को, पोजिशनल ट्रेडर को, सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए, इसी के बेसिस पर ट्रेड लेना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं, एक एक स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करते हैं, पैरामीटर्स पे डिस्कस करते हैं, और एक एक स्ट्रैटेजी के बाद अगर किसी का कोई डाउट होगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी जानते हैं, तो हमें एक मिलता है 1 डे बुलिश स्ट्रैटेजी, 1 डे बेरिश स्ट्रैटेजी, स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी, स्विंग बेरिश स्ट्रैटेजी, पोजिशनल बुलिश स्ट्रैटेजी और पोजिशनल बेरिश स्ट्रैटेजी। तो मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे नए लोग होंगे, तो उनमें से जो पहला है, बुलिश वो होते हैं जो कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं, इनको बुलिश बोला जाता है। बेरिश वो होते हैं जो कम ज्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं, कि 100 रुपए में बेचा है 90 में खरीद लेंगे, रिवर्स करते हैं। तो बुल और बेरिश का मतलब ये होता है कि अगर कोई बहुत नया है, बिल्कुल भी नया, तो वो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं 1 डे स्ट्रैटेजी की तरफ, 1 डे बुलिश स्ट्रैटेजी, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं।
वन डे बुल स्ट्रैटेजी में तीन टाइप के स्ट्रैटेजीज है, थ्री टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज। एक है कैनन, शॉर्ट एंड डैगर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अगर इसके इनर मीनिंग में जाए। कैनन मतलब मोमेंटम स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जिनका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। शॉर्ट कंटिन्यूशन, जो एक अच्छे खासे अप मूव के बाद एक साइडवाइज फेस में गए फिर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। डैगर ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो रिवर्सल लेते हैं, ठीक है। तो एक एक बार चलते हैं, उसके पैरामीटर्स पर डिस्कस करते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। कैनन पे चलते हैं, उसके इंडो वाले पार्ट पे। सॉरी, कैनन स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जिनका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मतलब जिनमें हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ा बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स जो है या 52 वीक हाई के पास है, लाइफ टाइम हाई के पास है, जिनका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, जिनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आने का कोई सवाल ही नहीं होता, तो ये सारे स्टॉक आते हैं जो कैनन में होते हैं। इसमें आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, हर स्ट्रैटेजी का एक रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर प्री डिफाइंड है, पर ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कि आपको करना है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम हमेशा बेटर होता है कि अगर आपको इससे बेटर मिला तो अच्छी बात है, मिनिमम ये है। इंटरडे स्ट्रैटेजी कैनन में आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इस 1:1.5, यानी अगर आप ₹1 का लॉस देखते हो तो आपका प्रॉफिट एटलीस्ट ₹1.5 का होना चाहिए या ₹1.50 का होना चाहिए। ₹2 का लॉस देखते हो तो आपका प्रॉफिट एटलीस्ट 3-3.5 के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेंथ ऑफ द ट्रेड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरडे ट्रेडर का जो सबसे बड़ा आप समझिए ड्रॉबैक है या वीकनेस हो सकता है, या ऐसा पॉइंट है जिसको कोई इसका कोई उपाय नहीं है कि यू हैव टू टेक द ट्रेड आफ्टर 9:15 एंड आपको अपना ट्रेड को क्लोज करना, यू हैव टू क्लोज द ट्रेड बिफोर 3:30। तो ये तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए होता है कि 9:15 से लेके 3:30 का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स है, इसमें भी दो तरीके के स्टॉक्स आते हैं, परफेक्ट मैच जिनका 100% हमारा स्कैन जो मैच कर जाता है, जो 80 to 90% मैच करते हैं, दो आते हैं ऑलमोस्ट देर पे। स्कैन्स पे जाते हैं, स्कैन्स पे हम लोग ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी, ये क्यों, क्योंकि ये नॉर्मली ये सबका होना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेड जो भी करते हैं उनका जो जो भी स्टॉक्स वो चूज करे वो लिक्विड स्टॉक हो, ऐसा ना हो कि आप ट्रेड और उसमें जाके फंस जाए। तो ऐसे स्टॉक्स में उसमें आना चाहिए जिनका लिक्विडिटी है, जिस पे आप एंट्री कर सकते हो तो एग्जिट पे कर सकते हो, हर प्राइस में उसमें बायर और सेलर का ये है, बायर और सेलर खड़े हैं। सेकंड जो उसका स्कैन है, क्लोजेस अबव प्रीवियस हाई, मतलब मोमेंटम स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड है क्लोजेस अबव लास्ट वीक हाई, मतलब अपने लास्ट वीक का जो हाई है उसके ऊपर हो, तो मतलब उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा अच्छा है, स्ट्रांग है, अपने हाईस को ऊपर सस्टेन कर रहा है। आरएसआई क्रॉस्ड अबव 70, आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर जा रहा है। आरएसआई हम लोग जानते हैं एक लीडिंग इंडिकेटर है जो प्राइस एक्शन पे काम करता है और बहुत ही अच्छा काम करता है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स। आरएसआई ओवरबॉट जोन में भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि इफ द आरएसआई इज इन द ओवरबॉट जोन तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत अच्छा एक मोमेंटम है। और इंट्राडे ट्रेड में कैनन स्ट्रेटजीज में वो स्टॉक आते हैं जिनका मोमेंटम स्ट्रांग होता है, आप एंटर करोगे बहुत क्विक प्रॉफिट आएगा, बहुत क्विक एग्जिट करना होता है। इसमें स्टॉक्स पे जाते हैं, ये सारे कल के स्टॉक्स हैं, इसमें ब्रिटानिया है, डाबर है, डॉक्टर लाल पैथलैब है, ये सारे अच्छे हैं। ब्रिटानिया पे जाता है, इसको डिस्कस करते हैं इस तरह से। अब सपोज कीजिए जैसे ये स्टॉक्स को थोड़ा हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें एंट्री वाला जो पार्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग भी ओपन कर लेता हूँ। जी, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री का स्टॉक है जो कि आया था कल। तो जो मैंने 5 रूल्स में कहा था, थर्ड वाला रूल की एंट्री, एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्यों नहीं ट्रेड बना, क्यों नहीं ये परफॉर्म कर पाया अच्छा आज। स्ट्रेटेजी में आया था बट क्योंकि एंट्री क्या इसमें बन रही है। अब आप लोग देखिए, ये सेशन का एक बहुत बड़ा पर्पस भी है इस चीज को समझने के लिए कि अगर आपको कोई ऐसा कैंडल मिले, बहुत बुलिश कैंडल था, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे इसने क्या किया कि अपने हाई के बहुत नीचे आके बंद किया। कभी भी आपको ऐसा स्टॉक स्कैनिंग स्ट्रेटेजी में या किसी भी बुलिश स्ट्रेटेजी में मिलता है कि जिसका कैंडल तो बुलिश है बट उसका क्लोजिंग
क्योंकि क्लोजिंग टेक्निकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्लोजिंग उसके हाई से बहुत नीचे हो तो नेक्स्ट डे हमेशा ट्रेड तभी बनता है जब वो अपने हाई के प्रीवियस हाई के ऊपर चला गया हो। तो एंट्री इसमें इसलिए नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें मोमेंटम और नहीं आया क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हाई जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आया था उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ब्रिटानिया पे ट्रेड लेना बहुत अच्छा है तो मैं वेट करता कि ये 5725 का लेवल के ऊपर जाए, 5725 के लेवल के ऊपर जाए, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तो मेरे लिए ट्रेड बनता। अब सस्टेन क्या कब करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरडे ट्रेड है तो एटलीस्ट 15 मिनट के कैंडल में किसी भी टाइम फ्रेम में, यानी 9:15 से लेके 12:01 तक, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद इंटरडे ट्रेड रिकमेंडेड नहीं करता क्योंकि उसके बाद टाइम फ्रेम बहुत कम बचता है। तो अगर 12 तक 9:15 से लेके 12 के बीच में किसी भी कैंडल में 15 मिनट के चार्ट पे अगर ये बुलिश कैंडल बना के उसके ऊपर बंद कर देता तो ये मेरे लिए इंटरडे ट्रेड बहुत अच्छा बनता। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो स्टॉप लॉस के केसेस में बता दूं, जब ऐसा कोई बहुत बड़ा कैंडल बनता है ना तो उसका स्टॉप लॉस का फॉर्मूला ये है, कोई डिफाइन तो फॉर्मूला है नहीं किसी भी बुक्स में स्टॉप लॉस का, बट एक जनरल सा फॉर्मूला है, एक सक्सेसफुल फॉर्मूला है कि अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हो तो या तो आप जिस दिन ट्रेड करें उस दिन के डे लो को अपना स्टॉप लॉस पकड़ लो, अगर आप 1 घंटे आधे घंटे बाद एंट्री करते हो तो, और या तो फिर लास्ट डे यानी प्रीवियस डे के कैंडल का 30 मिनट्स कैंडल लगा लो या 15 मिनट्स लगा लो, 15 या 30 मिनट्स दोनों में से किसी भी ले लो। अगर 15 बहुत रिस्क कैपेसिटी नहीं है, बहुत कम स्टॉप लॉस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 मिनट्स के कैंडल में प्रीवियस डे के जो कि प्रीवियस डे था उसके लास्ट 15 मिनट्स का जो लो होगा उसको आप ऐसे स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो इफ यूर इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्ट्रेटेजी की तरफ। हर स्ट्रेटेजी पे एक स्टॉक पे डिस्कस करेंगे, एंट्री, एग्जिट और टारगेट पे। चलते शॉर्ट कंटिन्यूशन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। कंटिन्यूशन पैटर्न या कंटिन्यूशन स्ट्रेटेजी या शॉर्ट स्ट्रेटेजी उसको बोला जाता है जिसमें एक अच्छा खासा अपमूव आया, अपमूव आने के बाद स्टॉक एक छोटे से साइडवाइज फेज में चला गया और उसके बाद वो फिर से अपने उस ट्रेंड को, मतलब कि जो उसका अप ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे शॉर्ट पे। इंट्रो वाला पार्ट पे चलते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हैं और टाइम देखते हैं। नॉर्मली टाइम हर इंटरडे के ट्रेड का ऑलमोस्ट सेम ही है तो इसका हम लोग उस पर चलते हैं। 1:1.5 है। नॉर्मली इंटरडे में कहा जाता है कि अगर आप ₹1 का स्टॉप लॉस लेते हो तो आपको टारगेट एटलीस्ट ₹1.5 होना चाहिए। लेंथ ऑफ द ट्रेड सेम डे आपको एग्जिट करना होता है 320। कुछ ब्रोकर है जो 325 तक देते हैं, कुछ हमारे 310 तक भी देते हैं। छोटे जो ब्रोकर है उनका 310 तक ही होता है टाइम, या 3:15 तक का। स्टॉक्स पे जाने से पहले हम लोग स्कैन्स पे चर्चा करेंगे। जी सर, युवराज जी, मैं बिल्कुल 15 मिनट के चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें एंट्री बनेगी उस पर बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहला जो होना था, हाई ट्रेड क्वांटिटी होना चाहिए, यानी आपका लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। सेकंड, हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, 3 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तभी तो एक अप ट्रेंड में था, फिर साइडवेज में गया और फिर अपने प्राइमरी अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इसमें आरएसआई की जगह 2 अलग इंडिकेटर्स है, पर दोनों के दोनों लीडिंग इंडिकेटर्स है जो कि बहुत अर्लियर साइन देते हैं। एक सीसीआई ट्रेंडिंग हम, एक एमएफआई मनी फ्लो इंडेक्स, वो भी ट्रेंडिंग अप है। दोनों का ट्रेंडिंग अप है तो ये बहुत अच्छा एक बुलिश साइन बनता है। चलते स्टॉक्स पे, जिसमें आया पहला वी मार्ट रिटेल, इस पे चलते हैं। अंकुर जी, एचयूएल के बारे में प्लीज, अगर आप क्लब मेंबर, आप क्लब में पूछें तो वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि एचयूएल में ट्रेड बनता है कि नहीं। अगर स्ट्रैटेजी में है तो बिल्कुल उस पर डिस्कस करूंगा मैं। वी मार्ट रिटेल पे चलते हैं, इस पे देख लेते हैं। 15 मिनट के कैंडल पे ये रहा 15 मिनट का कैंडल। इसको मैं ये उसका शायद प्रीवियस डे का हाई है, हाँ 5 जून का। ठीक है, तो पर आप देखिए 5 जून का हाई, उसके बाद ये करेक्ट हुआ और इसने आज इसका एंट्री यहाँ पर ओपन हुआ। हाँ, ये ओपन हुआ, बट क्या इसमें ट्रेड बना है क्या? नहीं, इसमें ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि अगर कोई ऐसा मोमेंटम है जिसमें सडनली बहुत अच्छा एक अपमूव आ गया हो प्रीवियस डे में, तो जब भी उसमें एंटर करो, आप एंटर करो, ट्राई करो कि आप एटलीस्ट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही ट्रेड करो। ठीक है,
अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं है तो कोई दरकार नहीं है सर, बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं स्कैन्स में, आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। प्रीवियस डे का हाई इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्टॉप लॉस सेम रूल है, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो सेम डे का स्टॉप लॉस पकड़ लो, और बहुत अगर करीब है तो प्रीवियस डे के लास्ट 15 मिनट्स के कैंडल का आप लो ले सकते हो ऐसे स्टॉप लॉस। टारगेट का फॉर्मूला क्या है कि जो आपका बाइंग प्राइस और एसएल का डिफरेंट होगा उसको इनटू कर लो 1.5 से। अगर वो डिफरेंट 2 रुपए का है तो आपका टारगेट 3 रुपए होगा, अगर वो आपका 10 रुपए का है तो आपका टारगेट 15 रुपए का होगा। हम लोग चलते हैं इंटरडे के तीसरे वाले स्ट्रैटेजी पे जो कि है डैगर। इसके इंट्रो वाले पार्ट पे ही चलते पहले। ड्रैगन स्ट्रेटेजी का मतलब कोई ऐसे स्टॉक जो गिर रहे थे सडनली उनमें बाइंग आती है और वो फिर से इंटरडे के लिए एक अच्छा खासा रिवर्सल मूव दे देते हैं, एक अच्छा खासा बाइंग दे सकते हैं। इसका एग्जीक्यूशन भी सेम है, आपको 9:15 से लेके 3:30 तक का ट्रेड मिलता है, और इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 है। स्कैन्स की बात कर लेते हैं, स्कैन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, आप एक चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे कि हमारे जितने भी इंटरडे स्ट्रेटेजी है उसमें ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला स्कैन हमेशा रहेगा हाई डिलीवरी क्वांटिटी या हाई डिलीवरी हाई ट्रेड क्वांटिटी, क्योंकि लिक्विड होना चाहिए। इंटरडे ट्रेड में ऐसा ना हो कि आप किसी स्टॉक में फंसे और उसके बाद कंटिन्यू इन लिक्विड होने की वजह से कंटिन्यू फिर 3-4 दिन लोअर साइड मिला तो आपका सारा कैपिटल वाइप अप हो जा सकता है। तो नॉर्मली ये सजेशन किया भी जाता है मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा कि इफ यूर इंटरडे ट्रेडर ट्राई कि आप निफ्टी 200 और बहुत ज्यादा हाईली लिक्विड जो स्टॉक्स है उसी पर ट्रेड करें। सेकंड जो इसका स्कैन है हाई डिक्रीज इन 1 मंथ, हाई डिक्रीज इन 1 मंथ इसलिए क्योंकि एक महीने के से अगर वो वीक परफॉर्म करे तभी तो रिवर्सल लेगा और तभी उसको डैगर स्ट्रेटेजी के अंदर आएंगे, क्योंकि अगर वो एक महीने से गिर नहीं रहा होगा तो फिर तो कंटिन्यूशन या शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो डैगर मारने के लिए एक महीने से उसका वीक परफॉर्म होना चाहिए। बावजूद इसके विलियम परसेंटेज आर बुलिश होना चाहिए, ये भी एक वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर्स है, इंडिकेट बहुत अच्छा जल्दी करता है। और मैकडी क्रॉस सिंगल लाइन फ्रॉम बिलो, जो भी लोग मैकडी यूज करते हैं इंडिकेटर्स में देखेंगे 3 लाइन होता है, तो जो सिंगल लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है अगर ये सारा कॉम्बिनेशन मैच करता है तो ऑलमोस्ट परफेक्ट वाले में आएंगे, जिसमें परफेक्ट में कोई नहीं, ऑलमोस्ट देर में अडानी ग्रीन सॉल्यूशन है जो कि 5% है, अप हुआ है। देख लेते हैं अडानी ग्रीन, ये 15 मिनट का ही चार्ट पे लगाया है, लगा हुआ है अडानी ग्रीन। ये देखिए कंटिन्यू गिर रहा था, फिर एक रिवर्सल का टाइम बना, अच्छा एक मूव आया, फिर साइड में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर कोई इंटरडे ट्रेड लेना चाहता होगा तो उसके लिए बहुत परफेक्ट ट्रेड है। ये रहा उसका 6 का चार्ट, ये 5% ऊपर ही खुला है क्योंकि इसके हाई। नॉर्मली इंटरडे ट्रेड आप तभी लीजिएगा, एग्जीक्यूशन तभी बनता है अगर वो प्रीवियस डे का हाई के ऊपर बने, अगर नहीं बने तो बहुत सारे स्टॉक्स है आप उस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये उसका प्रीवियस डे का शायद हाई है जी। तो अगर इसके ऊपर नहीं बनता ना तो उस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इफ यूर इंटरडे ट्रेडर आप उसको लिख लो, नहीं है इसका हाई नहीं 5 तारीख का, ये रहा 5 तारीख का, ये सॉरी ये रहा, ये रहा। तो इसमें तभी रिस्पेक्ट तो नॉन इसमें 5 तारीख के लो को क्रॉस तो कर दिया है, बट क्योंकि 5% ऊपर ही खुला है तो ऐसे इंटरडे ट्रेडर्स को मैं भी ये भी बताऊंगा, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो, ये एक अच्छा एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए कि अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है या कैप डाउन ओपन होता है, इन बोथ द केसेस तभी एंट्री लेना जब वो कैप अप होने के बाद पहले 15 मिनट के कैंडल के ऊपर सस्टेन कर जाए। प्लीज मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो लोग बहुत इंटरडे ट्रेड करते हो प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाए, 1-1.5% की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं 4-5% 10% बोल रहा हूँ, तो अगर ऐसा कुछ हो कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए 9:15 टू 9:30 के चार्ट में, तो जो पहला 15 मिनट का कैंडल है अगर ये उसके ऊपर सस्टेन करे, स्टॉक्स प्राइस सस्टेन करे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन, तभी आपको एंट्री लेनी चाहिए। नहीं कपिल जी, आप शायद विवेक सर ने जो आपको पॉइंट कहा ना आप उसको समझा नहीं है, बात को समझिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ विवेक सर भी वही, विवेक सर से ही बातों को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। 9:30 से पहले इसलिए स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जैसे इस वाले में हुआ कि अगर हम 9:30 से पहले स्टॉक्स में एंट्री लोगे सारा दिन साइडवेज मोमेंटम में चला गया,
ठीक है सर 9:30 इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको उस दिन का भी 15 मिनट का कैंडल मिल जाएगा जो ये डिफाइन कर देगा कि ये मोमेंटम कंटिन्यू है कि नहीं, रिवर्सल कंटिन्यू है कि नहीं, या स्टॉक में किसी भी तरह का अपसाइड आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हो किसी भी स्ट्रैटेजी पे, मोमेंटम में करो, शॉर्ट पे करो, या आप रिवर्सल पे करो, बट अगर वो फर्स्ट 15 मिनट में बेरिश कैंडल बना देगा तो सर आपको तो फायदा है नहीं ना। तो आपको डिसीजन हमेशा 9:30 के बाद ही लेनी है। कब आप ले सकते हो? जब आप 100% श्योर हो कि ओपन इक्वल टू हाई हो गया, सॉरी ओपन इक्वल टू लो हो गया, और उसके बाद भी आप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तभी आप ट्रेड ले सकते हो। पर इट्स बेटर इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, इट्स बेटर कि आप 9:30 पे ही ट्रेड को लो। 15 मिनट का कैंडल कंफर्मेशन के लिए मिल जाएगा। होपफुली कपिल जी आपको इस बात को समझ में आ गया। कपिल जी लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा, सर ने जो कहा वो चीज जितना मुझे नॉलेज है मैंने क्लियर करने का ट्राई किया, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इंट्राडे बेरिश स्ट्रेटेजीज की तरफ। ये रहे इंट्राडे बेरिश स्ट्रेटेजी। इसमें भी 3 तरह के स्ट्रेटेजीज है, आर्मर, सील्ड एंड बूमरेंज। ऑलमोस्ट लॉजिक सेम है। मोमेंटम मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनका कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, कंटिन्यू वॉल्यूम भी है गिरने में। सेकंड कंटिन्यूशन एक साइड, एक बहुत अच्छा है, और उसका फिर से वो उन्होंने अपने प्राइमरी ट्रेंड को भी फॉलो किया। एंड थर्ड रिवर्सल, अप में थे, सडनली उन्हें प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर वो अपने प्राइस करेक्शन की तरफ आ गया। तो चलते आर्मर में, सेम है, 9:15 से 3:30 का है। कोई स्टॉक्स इन, तो स्टॉक्स पे तो डिस्कशन नहीं हो सकता, हम स्कैन्स पे कर लेते हैं। हाई ट्रेड हैंड क्वांटिटी जो मैंने पहले कहा, हर इंटरडे स्ट्रेटेजी में लिक्विडिटी होनी चाहिए। क्लोजेस्ट बिलो प्रीवियस लो, अपने प्रीवियस लो के नीचे चल रहा है। क्लोजेस्ट बिलो लास्ट वीक लो, लास्ट वीक से भी नीचे चल रहा है। मोमेंटम मोमेंटम आपका मोमेंटम आपका वीक है क्योंकि लास्ट वीक के लो को भी तोड़ दिया, मतलब एक बहुत शॉर्ट टर्म सपोर्ट को भी तोड़ दिया। हम लोग लास्ट वीक के लोअर हाई को बहुत शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट करते हैं टेक्निकल। तो अगर लास्ट वीक के लो के नीचे चला मतलब अपने नियरेस्ट सपोर्ट को भी तोड़ चुका हूँ। RSI क्रॉस बिलो 30 मतलब कंटिन्यू सेलिंग है, कंटिन्यू उसमें प्राइस गिर रहा है। और RSI ओवरसोल्ड जोन में, मतलब अगर उसके बाद में उसमें बाउंस बैक नहीं आ रहा है तो वो बहुत ही, अभी भी उसमें बहुत सारा वीकनेस बाकी है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 हो गए सारे इंटरडे स्टॉक्स में। इन्होंने क्यों कहा था, अनुब्रतो दास जी। सर मैं स्विंग में जब जाऊंगा मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। इंटरडे के लिए इंटरडे का रूल है, मैंने पहले भी कहा था, first you have to define yourself, if you are an intraday or you are a swing trader. if you are an intraday तो 15 मिनट वाला रूल आपके लिए, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप स्विंग स्ट्रेटेजीज में जाएंगे तो मैं डिस्कस पक्का करूंगा। सेकंड है कंटिन्यूशन, सील्ड। इसमें भी परफेक्ट मैच में कोई नहीं है, पर हम स्कैन्स पे डिस्कस कर लेते हैं, वनडे बेस्ड स्ट्रेटेजी पे। हाई ट्रेड क्वांटिटी हाई डिक्रीज इन 3 मंथ, कंटिन्यू 3 महीने से गिर रहा था। CCI ट्रेंडिंग डाउन एंड MFI ट्रेंडिंग डाउन, ये सारे पैरामीटर्स अगर मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट टर्म आपको डाउन ट्रेंड दिख सकता है इंटरडे ट्रेड में। ये बहुत अच्छा, ये अभी आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी काम करेगा अगर फिर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है। ऑफ कोर्स इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद से जो एक पैनिक हुआ था, फिर से अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आता है तो आपको स्ट्रैटेजी में बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। इसका भी लेंथ ऑफ द ट्रेड सेम है, सेम डे पे एग्जिट एंट्री करना है आपका। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:1.5 है। स्कैन्स पे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। स्कैन्स पे है कि हाई हाई डिलीवरी क्वांटिटी जो हम लोग का है, हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, एक महीने में स्टॉक प्राइस अपने ऊपर की तरफ हो। तो विलियम परसेंटेज इस नेगेटिव बेरिश सिग्नल दे देना, और मैकडी जो सिंगल लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो ये आपको इंटरडे आपको एक अच्छा स्टॉक जो कंटिन्यू बढ़ रहा था उस पर प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल बहुत अच्छे से मिल सकता है। और हम लोग चलते स्विंग स्ट्रेटेजी की तरफ।
स्विंग में भी दो तरह की स्ट्रैटेजी है, बुलिश और बेरिश। बुलिश में आपका ईगल, डोप एंड फ्यूनिक्स। मोमेंटम ऐसे स्ट्रैटेजी जो स्विंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, डोप जो कंटिन्यूएशन में है, और उसके बाद है फाइनली रिवर्सल। एक एक स्ट्रैटेजी पे चलते डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि आज जो लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडर है। स्विंग ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारा क्वेश्चन था, तो मैं ट्राई करता हूँ एज मच एज टाइम जितना मैं हो सके स्विंग ट्रेडिंग पे ही देता हूँ। इंट्रो वाले पार्ट पे चलते हैं। मोमेंटम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कंटिन्यू 2-3 दिन से 2-3 हफ्ते से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कंटिन्यूशन पैटर्न हो, कंटिन्यू हायर हाई हाई लोस का फॉर्मेशन, मतलब वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, तो ऐसे ये इसको ईगल स्ट्रैटेजी का एक फॉर्मेशन बनता है उसमें। इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इस 1:1.2 है, यानी ₹1 के लिए आप ₹2 तक का प्रॉफिट देख सकते हो। एक सेकंड, नहीं 1:3 है, सॉरी 1:3 है कि आप ₹1 के लिए ₹3 तक का आप अपना देख सकते हो कि ₹3 तक का प्रॉफिट। अगर आप ₹1 का लॉस देखते हो तो आप ₹3 तक का प्रॉफिट देखोगे इन स्विंग स्ट्रैटेजीज, जो कि मोमेंटम में, क्योंकि इनका मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेंथ ऑफ द ट्रेड इसमें 2 दिन से 30 दिन तक का होता है। सो जो किसी एक सर का क्वेश्चन था क्या फंडामेंटल का कैंडल देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सर। इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आपको कम से कम एक डेली चार्ट देखना चाहिए। स्विंग ट्रेडर के लिए फंडामेंटल का चार्ट नहीं रिकमेंडेड किया जा सकता। आपको हमेशा डेली चार्ट पे ही देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 दिन से लेकर 30 दिन तक का ट्रेड बनता है। हो सकता है कि एग्जीक्यूशन 4 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, पर एग्जिट आपको 30 दिन से अंदर ही करनी होती है। स्कैन्स पे चलते हैं, फिर स्टॉक्स पे बात करते हैं, इसके एंट्री एग्जिट पे बात करते हैं। स्कैन्स इसमें बहुत सारे हैं, एक एक करके डिस्कस। क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई जोन, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग तभी हो सकता है जब अपने 52 वीक हाई के आसपास है। सेकंड, स्टॉक आउट परफॉर्म बेंचमार्क इन बोथ 1 वीक शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, एंड 3 मंथ, मतलब एक मिड टर्म जो उसका ट्रेंड है, उन दोनों में स्टॉक जो अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा हो। अपने अगर वो सेक्टोरियल है, जैसे बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक्स है, तो बैंक निफ्टी एचडीएफसी जो है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों से कंपेयर किया जा सकता है। तो उसी तरह टाटा मोटर जैसे निफ्टी ऑटो से और निफ्टी दोनों से कंपेयर किया जा सकता है। तो वही है, स्टॉक आउट परफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स। सेक्टोरियल इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा हो, अपने बाकी सेक्टर के जो प्लेयर्स है उनको भी अच्छा कर रहा हो। स्ट्रांगली आउट परफॉर्म बेंचमार्क स्ट्रेंथ आरएस के पैरामीटर में, जो विवेक सर का वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर है। स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग सेक्टोरियल इंडेक्स, बोथ एसआरएस एआरएस अबव 0। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, थोड़ा फंडामेंटल्स भी इसमें है कि स्टॉक्स पे एटलीस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी हो, हायर रिटर्न ऑफ इक्विटी हो। कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ हो, कंपनी अच्छा कर रही हो, कंपनी का टॉप लाइन जो ग्रोथ कर रहा हो। कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ मतलब टॉप लाइन ग्रोथ करता है। कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन हो, कंपनी कैश रिच कंपनी हो, कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश कमा रही हो, ना कि एसेट बेच के। तो ये भी मैटर करता है स्विंग ट्रेड, क्योंकि आप 1 महीने के लिए ट्रेड ले रहे हो, तो ऐसा ना हो कि कहीं आप गलत स्टॉक में पड़ जाओ और उसका लोअर सर्किट लगने लग जाए। तो नॉर्मली जिनका फंडामेंटल अच्छा हो तो उनमें शायद ही होता है कि लोअर सर्किट लगे। इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग, इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बट इसको मैं छोटे में ट्राई करता हूँ। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग मतलब म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस भी हो सकते हैं, एफआईआईज भी हो सकते हैं, बिग एचएनआई प्लेयर्स भी हो सकते हैं। तो ये सबको मिला के इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग होता है, मतलब बड़े प्लेयर, मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट इस पे है। स्टॉक्स पे चलते हैं। स्टॉक्स पे परफेक्ट मैच में है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, सो मैं डेली चार्ट में बदल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसमें एंट्री बन रहा है, इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट बन रहा है। कैसे बन रहा है, एक तो ये साइडवाइज फेज में था, एक कंसोलिडेशन फेज में था, कंपनी कंटिन्यू साइडवाइज फेज में जा रही थी, कॉम्बिनेशन बना, कॉम्बिनेशन बना, और कॉम्बिनेशन बनने के बाद जैसे कि मैंने कहा, इफ यू स्विंग ट्रेडर, ये कल का में आया था, तो मेरा ट्रेड कब बनता है, मेरा ट्रेड बनेगा जब ये आज इसके ऊपर क्लोज कर गया या कर रहा है, ठीक है। अब एंट्री का 2-3 रूल है। एक ये रूल ले सकता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए कि आज ये अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, जैसे कि इसने प्रीवियस डे का हाई था 842, ठीक है। तो अगर 842 के ऊपर ये खुलता है और सस्टेन कर जाता है पहले 1 या 1.5 घंटे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले 1 या 1.5 घंटे में सस्टेन कर जाता है, और इसके साथ और भी कंडीशन है, और मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव होता है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव होता है, ठीक है।
और एक सस्टेनेबल वॉल्यूम भी है, या एक अच्छा खासा रिमार्केबल वॉल्यूम भी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर 2 घंटे के चार्ट में भी सस्टेन कर गया, 1 से 2 घंटे के चार्ट में, आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, परफेक्ट एंट्री का अगर मैं बताऊँ, जैसे मैंने जो सीखा है, तो मेरी एंट्री आज बनती है, मतलब मैं कल एंट्री लूँगा आज के क्लोजिंग के बेसिस पे, और ये क्लोजिंग अगर प्रीवियस जो इसका हाई था, प्रीवियस डे का हाई, उसके ऊपर ही बंद होता है, बुलिश चार्ट बनता है, तो मैं इस पे एंट्री लेता हूँ। ये दूसरा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें हमको नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं डाउट होना चाहिए। 2 बहुत अच्छे पैरामीटर। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा आपको बहुत जल्दी एंट्री करनी है, तो 2 घंटा वेट कर जाओ और कल के हाई के ऊपर 2 घंटा का सस्टेन करके एंट्री ले लो। अगर मेरे जैसा ट्रेडर है, आप मेरे जैसा सोचते हैं कि नहीं कंफर्मेशन पे ही ट्रेड करना है, तो हमेशा वेट कीजिए उसके बंद होने का। अगर कल है, आज तो जरूरी नहीं कि आज ही 20% भाग गया तो फिर दूसरे स्टॉक्स पे चले जाएंगे, बट अगर है तो मैं वेट करूंगा, आज कंफर्म करे, प्रीवियस डे का हाई के ऊपर बंद करे, वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो, तो मैं आपका एक दिन बाद एंट्री लूंगा, क्योंकि मेरे को 2 से 30 दिन का ट्रेड है, तो मुझे बहुत जल्दी नहीं है कि मुझे आज ही इसमें एंट्री कर जानी है। फिर रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? स्टॉप लॉस देखिए, कहीं पर किसी भी बुक में ना परफेक्ट स्टॉप लॉस है नहीं, क्योंकि हर एक चार्ट के लिए अलग स्टॉप लॉस होता है। स्ट्रैटेजी भले सेम है, पर स्टॉप लॉस का चार्ट हमें सब, एक स्टॉक हो ही सकता है कि एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना रहा है, बट सडनली उसमें बेरिशनेस आ जाए, सडनली उसमें वीकनेस आ जाए, तो मैं वो नहीं बोल सकता ना कि आप वो स्टॉप लॉस एक गोल्डन रूल बना दो कि स्टॉप लॉस। भैया आपको एग्जिट भी करनी है ना, हो सकता है आपको दिख रहा वीक है और आप वेट करो, नहीं मेरा स्टॉप लॉस, तब हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ऐसा कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है स्टॉप लॉस का, बट एक ओवरऑल मार्केट में एक जनरल प्रैक्टिस ये किया जाता है कि अगर आपका एंट्री, अगर इफ यू आर ए स्विंग ट्रेडर, मैं स्विंग ट्रेडर का बताऊं, अगर आपकी एंट्री हो चुकी है तो स्टॉप लॉस आप 2 तरीके से ले सकते हो। इफ इफ योर रिस्क कैपेसिटी इज लो, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी लो है, तो आप प्रीवियस सॉरी आप करंट वीक का लो पकड़ सकते हो, करंट वीक का लो पकड़ सकते हो इफ यू आर स्विंग ट्रेडर। चार्ट के बेसिस पे तो हो सकता है, बट एज साइकोलॉजिकली आप करंट वीक का लो पकड़ सकते हो, आपने जिस वीक में एंट्री लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है, सर अगर मंडे हुआ तो क्या करना है? अगर मंडे हुआ सर, तो आपको प्रीवियस वीक का लो ले लेना है। क्लियर? अगर आपका ट्रेड आप ट्यूसडे या वेडनेसडे के बाद बनता है, तब तो आप इस वीक का लो ले लो। और अगर आपका मंडे ही ट्रेड बन जाना, मंडे एंट्री हो रही, तब प्रीवियस वीक का लो ले सकते हो। ठीक है? सेकंड टॉपिक क्या? अगर वो लो बहुत क्लोज है आपके एंट्री प्राइस से, अगर वो लो बहुत क्लोज है आपके एंट्री प्राइस से, तो आप फिर पकड़ोगे स्विंग लो चार्ट के पैटर्न। जैसे इस जगह पे एक, ये तो बहुत साइडवाइज फेस में था, तो यहाँ पर तो एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल ये बन रहा है। मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जहां से उसने 2-3 बार रिटेस्ट करके लिया है। ठीक है, तो ये तो मेरा बन गया परफेक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि एक साइड बाय स्पेस में था, तो एक चैनल जो बना, तो एक उसका सपोर्ट जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो गया, तो मुझे स्टॉप लॉस मिल गया। बट अगर कोई ऐसा स्टॉक होता है जिसमें ये नहीं बन रहा, ऐसे ऐसे करके वो प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो बहुत ज्यादा, उस केस में आपको स्विंग लो को पकड़ लेना है। स्विंग लो का डिफाइन क्या है? जहां से स्विंग लो को टच करके प्राइस एटलीस्ट 5-6% ऊपर गया हो, मूव किया हो। ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है इन स्विंग ट्रेडिंग। ये सारे केसेस में आप कर सकते हो। आप कैन आपका कोई भी स्ट्रेटेजी में आप ये यूज कर सकते हो। स्टॉप लॉस का रूल सेम है, ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, चाहे वो आप ईगल लो या डॉब लो या फ्यूनेक्स में थोड़ा अलग भी ले सकते हो, मैं डिस्कस करता हूँ उस पर। ठीक है, अब आते हैं डॉब पे, इसका भी देख लेते हैं। कंटिन्यूशन पैटर्न मतलब एक स्टॉक अच्छा अपमूव हुआ, फिर एक साइडवाइज फेज में चला गया और फिर अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इसमें आपको फ्लैग पैटर्न भी मिल सकते हैं, इसमें आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स भी मिल सकते हैं। तो ये एक होता है स्ट्रैटेजी प्लस पैटर्न का कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो। ठीक है, इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इस 1:1.2 है, सॉरी 1:2 है। 1 रुपए के लिए 2 रुपए तक का आप टारगेट ले सकते हो। लेंथ ऑफ द ट्रेड 2 दिन से लेकर 30 दिन तक कर सकते हैं। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं अपने। क्लोजेस ऑफ प्रीवियस हाई इंक्रीज इन 6 मंथ, क्योंकि मैंने पहले कहा कि एक अच्छा खासा अपमूव आया, साफ अपमूव हो, उसके बाद एक साइडवाइज फेज में चला गया और उसके बाद फिर से उसमें मोमेंटम आ रहा है। तो जो साइडवाइज फेज का फिर से जो मोमेंटम है वो कैसे आएगा, कैसे समझते हैं? वो हम लोग समझते हैं आरएसआई स्टैंडिंग अप, मींस आरएसआई 50 के ऊपर चला गया है। अगर कोई स्टॉक सडनली एक अपमूव करता है, फिर एक साइडवाइज फेज प्रॉफिट बुकिंग में आता है,
और उसके बाद वो फिर से एक अप करने के लिए अगर तैयार होगा ना, तो उसका RSI 50 के ऊपर चला जाएगा। RSI स्टैंडिंग अप होने लगता है, 50, 55, 56 ऐसे चलने लगता है, जब वो स्विंग ट्रेडिंग में कंटिन्यूएशन पैटर्न में आने के लिए चक्कर में रख पड़ा हो। विलियम परसेंटेज आर, और एक और लीडिंग इंडिकेटर लगा सकते हैं, विलियम परसेंटेज आर इज बुलिश। स्टॉक्स पे चलते हैं, स्टॉक्स पे अवंती फीड है, देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जुबलेंट भी है, तो एक भी पिक करते हैं, अवंती फीड पे बात कर लेते हैं, अवंती फीड्स पे। गोकुल सर का एक क्वेश्चन है, सो ऑन वीकली चार्ट। सर आपको ये, इसका मैं आंसर आपको दूंगा, ये पहले डिस्कस कर ले स्विंग फिर पोजीशन में मैं आपको इसका, आपने जो है ना स्विंग ऑन वीकली चार्ट, ऑफ कोर्स वीकली चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्विंग ट्रेडर एंड पोजिशनल ट्रेडर बोथ, बट डेली चार्ट भी आपको देखना है इफ यूर स्विंग ट्रेडर, बिकॉज हो सकता है कि वीकली में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर डेली में ही उसमें डोजी बना दिया, कुछ ऐसा पैटर्न बना दिया जिससे वो आपके वीकली, जब तक आप उसको वीकनेस आएगा तब तक वो स्टॉक बहुत गिर चुका होगा। तो वीकली और डेली दोनों ही देखना है, सिर्फ वीकली देखने से नहीं होगा, सिर्फ डेली देखने से भी नहीं होगा, तो आपको दोनों ही देखने पड़ते हैं। वीकली पे चलते हैं, बहुत अच्छा है, जैसे कि कल ही आया था, ठीक है, कल ही आया था फर्स्ट ऑफ, ठीक है, कल ही आया था। तो क्या मैंने कहा था कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर नहीं हो, सॉरी बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर, आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, स्टॉक बहुत अच्छा बन रहा है, तो आप क्या करोगे, जैसे इसने इसके हाई के ऊपर किसी भी, यानी आज के दिन पे मैं लगा लेता हूँ 2 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का, इसके ऊपर ये इसका ओपनिंग था, ये इसके ऊपर सस्टेन करके आप बंद कर लिया, तो एक परफेक्ट एंट्री बन जाता है, ठीक है, एक परफेक्ट एंट्री बन रहा है, और उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव है, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही रहेगा। स्टॉप लॉस का फॉर्मूला सेम है, आप स्विंग स्ट्रेटेजीज के लिए स्टॉप लॉस का मैंने जो 2-3 फॉर्मूला उसको यूज कर सकते हैं। अब आखिरी स्विंग बुल स्ट्रेटेजीज, सागर प्रभु जी, पहले तो मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर समझाऊं सर, कि नॉर्मली जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कैश मार्केट के एक्शन पे ही रिएक्शन देते हैं। एक्शन पर कैश मार्केट होगा तभी रिएक्शन दे पाएगा डेरिवेटिव्स, फर्स्ट। सेकेंड, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 100% बेस्ड ऑन द कैश मार्केट और इक्विटी मार्केट पे, बट इसका एप्लीकेशन आप एफएनओ पे कर सकते हैं, बट एफएनओ डेटा के साथ, और भी बहुत कुछ उस पर आपको करके करना होगा। एफएनओ जब यहाँ पर डिस्कस होता होगा तो वो आप करिएगा, वो बता देंगे, तो सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं हो सकता, ये फुल्ली इक्विटी के लिए है, जो कैश मार्केट के लिए है। अच्छा, फ्योनेक्स में आता है, फ्योनेक्स का भी देख लेते हैं। फ्योनेक्स मतलब रिवर्सल, ऐसे स्टॉक्स जो गिर रहे थे, गिरते गिरते सडनली उनमें अच्छा खासा बाइंग आया, डिमांड आया, जिनको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन के आसपास आ जाना, डिमांड जोन पे आके बाई करना। ये एक तरह से बोला जाए तो शॉर्ट टर्म में वैल्यू बाइंग भी है, कि आपको 1 महीने में अच्छा खासा एक स्टॉक मिल गया जो अपने सपोर्ट के आसपास से रिवर्सल लेता है, जिनका फंडामेंटल भी अच्छा है, अपने सपोर्ट के आसपास से लेकर रिवर्सल है। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट गड़बड़ हो तो उसमें करेक्शन आया हो, बट फिर से उसने अपना अगर रिकवरी करना चालू हो तो ऐसे स्टॉक्स आपको इसमें मिल सकते हैं। इसका रिस्क टू रिवर्स 1:1.2 है, ₹1 के लिए आप ₹2 का प्रॉफिट ले सकते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेड 2 दिन से 30 दिन तक का है। अब इस पे स्कैन्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्लोजेस्ट बिलो लास्ट मंथ लो, क्योंकि करेक्शन हुआ होगा तभी तो आप बुलिश रिवर्सल में स्टॉक्स पकड़ सकते हैं, तो अपने लो के आसपास हो। लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ सर। सेकंड ऑफ सीसीआई भी इज बुलिश, विलियम परसेंटेज आर इज बुलिश, एंड बुलिश इंगल्फिंग बनना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल के लिए बुलिश इंगल्फिंग का बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट के पास आके एक अच्छे से डिमांड जोन पे आके अगर बुलिश कैंडल का, बड़े बिग बुलिश कैंडल जिसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग भी बोलते हैं, अगर उसका फॉर्मेशन होता है तो इट इज अ परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, परफेक्ट रिवर्सल हो सकता है और इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। इसका भी सेम रूल है, ठीक है, स्टॉप लॉस पे कर सकते हैं, कोई परफेक्ट मैच में नहीं। चलते हैं नेक्स्ट, स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजी। इस पे ज्यादा स्टॉक्स तो हमको नहीं लगता आएंगे, 0-0-0, तो हम लोग ज्यादा करके स्ट्रेटेजी इस पे बात करते हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड पे। इस पे भी 3 है। फैल्कन मतलब ऐसे स्टॉक जो कंटिन्यू गिर रहे हैं, कंटिन्यू सेल ऑफ आ रहा है, कंटिन्यू प्राइस करेक्शन में मोड पे चला गया है, तो ऐसे स्टॉक्स आएंगे फैल्कन में। रिस्क टू रिवॉर्ड इसका 1:2 है, आप ₹1 का मतलब ₹2 ले सकते हैं एज ए प्रॉफिट। लेंथ ऑफ द ट्रेड 2 दिन से लेकर 30 दिन तक का है। अच्छा, जो अब इसमें क्वेश्चन हो सकता था, किसी ने पूछा नहीं, पर मैं ही बोल देता हूँ,
सर जो स्विंग बेरिश स्ट्रेटेजी उसमें क्या करेंगे आप, तो कैश मार्केट में तो आप सेल ऑफ कर नहीं सकते, तो पहले होता था। तो सर स्विंग बेरिश स्ट्रेटेजी का आप यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसमें ट्रेड ना लें। ये भी एक ट्रेड करना ही हुआ ना सर, कि ऐसे स्टॉक्स में ना फंस जाए कि जहां पर आपको लगा रहा है ये तो रिवर्सल होने वाला है, चलो ले लेते हैं, और पता लगा वो फैल्कन में है, तो आप लोग स्टॉप लॉस हिट होगा तो बेटर है कि आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। जो एफएनओ ट्रेडर्स है उनके लिए भी अच्छा है कि जो एफएनओ करते हैं उनको कैश में समझ में आ जाएगा कि अच्छा कैश में तो स्ट्रक्चर वीक है, अब फिर जाकर आप एफएनओ डेटा चेक करके एफएनओ में भी सौदा बैठा सकते हैं। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। क्लोजेस विद इन 52 वीक लो जोन, कंटिन्यू वीक है। स्टॉक अंडर परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स इन बोथ इन 1 वीक एंड 3 मंथ, मतलब शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, और उसके बाद फिर मिड टर्म में भी उसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट गिनने में भी बीट कर दिया है। स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है सेक्टोरियल इंडेक्स को भी। आरएसआई भी बेंचमार्क इंडेक्स का भी से भी कंपेयर करने पे नेगेटिव ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, और सेक्टोरियल इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बोथ एसआरएस एआरएस इज बिलो जीरो, एग्रेसिव न्यू शॉर्ट बन रहा है, उसमें हर प्राइस करेक्ट हो रहा है, नया सपोर्ट टूट रहा है, और कंटिन्यूस में फ्यूचर में पोजीशन बन रहा है, नेगेटिव पोजीशन बन रहा है, और डिक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन जो शेयर होल्डिंग है वो एग्जिट कर रहा है। बेरी स्ट्रेटेजी में आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, बेरी स्ट्रेटेजी का भी एग्जीक्यूशन का रूल सेम है, जो उसका प्रीवियस डे का लो है उसको नीचे वो सस्टेन कर जाए एटलीस्ट 2 घंटे, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर हो बेटर ये होगा कि अगर उसके नीचे क्लोज कर जाए। तो किसी भी बेरी स्ट्रेटेजी में आप कभी करना जब आपको नियरेस्ट लो का ब्रेकडाउन दिखे। सेकेंड है रेवेन कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन में ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो इसमें बेरिस फ्लैग का भी फॉर्मेशन आपको दिख सकता है, बेरिस फ्लैग बन रहे होंगे, एक साफ डाउनफॉल आया, फिर एक साइडवेज फेज, और उसके बाद फिर से करेक्शन आना चालू हो गया। इंटरवल पार्ट पे चल जाते हैं, देखते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है इसका। 1:1 है, 1 रुपए के लिए 2 रुपए तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेड 2 दिन से लेकर 30 दिन तक का है। स्कैन्स पे चलते हैं, स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। क्लोजेस्ट लो प्रीवियस लो, जैसे मैंने कहा प्रीवियस लो के नीचे ही होना चाहिए क्लोज। हाई डिक्रीज इन 6 मंथ, 6 महीने से वो गिर रहा था। आरएसआई स्टैंडिंग डाउन एंड विलियम परसेंटेज आर इज बेरिश। ये दोनों केस में अगर लीडिंग इंडिकेटर नेगेटिव दिखा रहा है तो बहुत अच्छा एक आपका शॉर्ट सेल बन सकता है। सिगल, ऐसे स्टॉक्स आएंगे इसमें मैं बताता हूँ सिगल में। जी जी बिल्कुल सर, स्विंग ट्रेडिंग में आप ले सकते हैं, एफएनओ के साथ ले सकते हैं, एफएनओ के साथ तो किया ही जा सकता है। सिगल में देखते हैं कैसे स्टॉक्स आते हैं, एक सेकंड सर। रिस्क टू रिवॉर्ड चेक कर लेते हैं, इसका 1:2 है, 1 रुपए के लिए 2 रुपए का लेते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेड सेम है सारे स्विंग स्ट्रेटेजी का, 2 दिन से लेकर 30 दिन का ट्रेड ले सकते हैं। स्कैन्स पे बात कर लो, क्लोजेस अब लास्ट मंथ हाई, एक महीने से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तभी तो रिवर्सल आएगा, बेरिश रिवर्सल आएगा, प्राइस करेक्शन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हैं हम लोग इनको। सीसीआई इज बेरिश, विलियम परसेंटेज आर इज बेरिश, एंड बेरिश इंगल्फिन का भी एक इंडिकेशन बार बनना चाहिए, कैंडल बनना चाहिए कि इसमें परफेक्ट एक रिवर्सल आ चुका है। इसमें क्वेश्चन है स्विंग बेरिस में आए तो शॉर्ट कर सकते हैं मैम, मैंने ये एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने उस टाइम नहीं पूछा था। स्विंग बेरिस में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको आप कैश में तो शॉर्ट कर नहीं सकते, इसका आप दो तरह से इसको एक समझ सकते हैं। एक कि आपको हो सकता है उस पर ट्रेड ना लेना, जैसे इस सिगल में अगर कोई स्टॉक आता है जो कंटिन्यू अपसाइड में 1 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो अगर इसमें आएगा तो आपको ये पता लग सकता है कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, अब इसमें प्राइस करेक्शन आ सकता है, तो आप लेने से भी बचेंगे। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। सेकंड, आप इसको एफएनओ के साथ मर्ज करके भी उसमें ट्रेड बैठा सकते हैं, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपका कोई स्टॉक पहले से ही लिया हुआ है पोर्टफोलियो में भी और वो बेयर स्ट्रेटेजी में आ गया है, तो आप उससे उस टाइम एग्जिट करके उसको फिर से उसके लो के आसपास ले सकते हैं। इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी किया जा सकता है इस तरीके से कि कोई अगर स्टॉक जो बेरी स्ट्रेटेजी में आ गया, स्विंग बेरी स्ट्रेटेजी में, कि मतलब 1 महीने के लिए उसमें वीकनेस आ सकता है, तो आप उसमें उससे एग्जिट करके उसको फिर से लो लेवल्स पे बाई भी कर सकते हैं। तो बेरी स्ट्रेटेजीज का यूज इन 3 तरीकों से किया जा सकता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं फाइनली अपने लास्ट स्ट्रेटेजी की तरफ, बुलिश पोजिशनल बुलिश स्ट्रेटेजी, पोजिशनल बेरी स्ट्रेटेजी। उसके बाद हम 10 मिनट या 7 मिनट का टाइम लेंगे जिसमें हम लोग ये थैंक यू मैडम, आपको समझ में आ गया। हम लोग ट्राई करेंगे कि उसमें क्वेश्चन एज मच मैं जितना ले सकता हूँ लूंगा। पोजिशनल बुलिश स्ट्रेटेजी ये किन के लिए है, पहले तो ये समझ लीजिए ना, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ना स्विंग ट्रेडर्स के लिए, उनके लिए है
जो वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं, जिनको एक 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए एक अच्छा स्टॉक चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपको 3 तरीके के आपको मिल सकते हैं, फोटो से भी आप समझ सकते हैं। सर्फिंग, रोइंग एंड फिशिंग। फिशिंग मेरा बहुत फेवरेट है। अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना होता है, जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मेरा बनता है या बनाना अगर मैं चाहूँ, तो मैं फिशिंग का यूज़ ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें अच्छे स्टॉक्स ऐसे मिल सकते हैं जो लो लेवल पे मिल सकते हैं, जिनका फंडामेंटल अच्छा हो, तो वो बाइंग किया जा सकता है। सर्फिंग पे जाता है, सर्फिंग में मोमेंटम ऐसे स्टॉक, पोजिशनिंग ऐसे स्टॉक्स आते हैं उसमें जो कंटिन्यू अच्छा कर रहे हैं, साल भर से अप ट्रेंड में है और उनका अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है कि और भी आगे बढ़ सकते हैं। इंट्रो वाले सेक्शन में चलते हैं। 1 से 3 महीने का ट्रेड लेना होता है। स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं हम लोग, 90 दिन का ट्रेड होता है। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है इस 1:3, क्योंकि पोजिशन है, तो आप ₹1 का अगर स्टॉप लॉस लेते हो तो आपका ₹3 का टारगेट होना चाहिए। लेंथ ऑफ द ट्रेड 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का बनता है, एक बहुत बड़ा टाइम है। तो एंट्री के लिए बहुत ज्यादा जल्दी हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, हरी नहीं होना चाहिए, टाइम लेके एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है तो जाहिर सी बात है आप उसमें आपका जो क्वांटिटी वो भी ज्यादा हो सकता है, तो ये भी देखना होता है। स्कैन्स पे बात चलते हैं, फिर स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। हाई डिलीवरी क्वांटिटी फंडामेंटली भी लिक्विड स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें 3 महीने के लिए टाइम बना लें, ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर के लिए आप पोजीशन बना लें, तो हाई लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, क्योंकि मोमेंटम है, 1 महीने में अच्छा कर रहा है, शॉर्ट टर्म में उसका मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, मिड टर्म भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। एंड हाई इंक्रीज इन 1 ईयर, मतलब 1 साल का ट्रेंड भी बहुत ही अच्छा बुलिश है। बॉलिंगर बैंड उसमें आता है क्लोजेस्ट क्रॉस अपर बॉलिंगर बैंड फ्रॉम लो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। हाई इंक्रीज इन क्वार्टर सेल ईयर ऑन ईयर, यानी उसका कंपनी का टॉप लाइन भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टॉक जो 1 महीने, 3 महीने और साल भर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फंडामेंटल अच्छा है, बॉलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज होता है, तो ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटल टेक्निकली आपको इन शॉर्ट रन, यानी 1 महीने से लेकर 3 महीने के पोजिशनल ट्रेड में अच्छा खासा एक मूव आपको दे सकते हो। अब आते हैं स्टॉक में जिसमें इसमें बिका जी आया है, इसके एंट्री और एग्जिट पर हम लोग बात करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको हमेशा एंट्री एटलीस्ट डेली बेसिस पे क्लोजिंग के ऊपर ही लेना है। कोई 2 दिन का रूल नहीं, कोई 2 घंटे का रूल नहीं कि 2 घंटे के ऊपर बंद हो गया। इफ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर, आपको हमेशा ट्रेड एटलीस्ट डेली चार्ट के क्लोजिंग के बेसिस पे ही लेना है। इफ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर, उसमें एंट्री का रूल ये हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 एंट्री रूल हो सकते हैं। एक, या तो अपने प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर बंद हो जाए, या नियरेस्ट स्विंग हाई के ऊपर बंद हो जाए, या तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर बंद हो जाए। ये तीनों केसेस में अगर होते हैं तभी आपको बाय करना है। और अगर ये तीनों, यानी प्रीवियस हाई करीब है, प्रीवियस स्विंग हाई करीब है, या प्रीवियस वीकली हाई करीब है, तब भी आपको वेट करना है, क्योंकि मोमेंटम है इसलिए। या पोजिशनल ट्रेडर्स ये भी कर सकते हैं, इसमें एक जो सेफ ट्रेडर है वो एक प्राइस रेंज डिसाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं कहा। इफ यू आर पोजिशनल ट्रेडर, आप प्राइस रेंज डिसाइड कर सकते हो। ब्रेकआउट पे कुछ लूंगा, करेक्शन आया, थोड़ा बहुत गिर गया, अगर प्राइस 2-3% फिर लूंगा, एक एक 5% का आप रेंज बना के भी बाइंग कर सकते हो, ठीक है। 5% का रेंज बना के भी बाइंग कर सकते हो, बट क्योंकि मोमेंटम स्ट्रैटेजी है इन पोजिशनल, तो हमेशा आपको ब्रेकआउट पे ही खेलना चाहिए इस स्ट्रैटेजी के लिए, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए। बाकी 2 के लिए आप रेंज भी डिसाइड कर सकते हो कि मैं अभी थोड़ा लूंगा, थोड़ा और लूंगा, 5% का एक रेंज बना के आप 2-3 दिन तक बाइंग कर सकते हो, या 1 वीक तक भी आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि बस आपके पास टाइम बहुत है। 3 महीने से लेकर 90 दिन का टाइम होता है। 1 महीने से लेकर 90 दिन का टाइम होता है। 30 टू ऑलमोस्ट 3 महीना बहुत होता है। तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप उसको टाइमली भी बाइंग कर सकते हो। एंट्री बता दिया। अब इसमें स्टॉप लॉस, सारे के सारे पोजिशनल ट्रेड्स में स्टॉप लॉस प्लीज आप प्रीवियस वीक के लो के नीचे ही रख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीक के लो के नीचे रखिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। या तो आपको स्विंग लो करके दिख रहा है जहां से बहुत अच्छे अप मूव आया हो, आप वहां पे भी ले सकते हैं। इसके दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। सर्फिंग के बाद रोइंग, सेम है, कंटिन्यूशन पैटर्न है। एक अप मूव आया, साइडवेज में चला गया, और उसके बाद फिर से अप मूव आ रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3, सारे पोजिशनल ट्रेड में 1:3 का ही है। ₹1 के लिए ₹3 तक का टारगेट दे सकते हो। लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का लेंथ ऑफ द ट्रेड है। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। क्लोजेस्ट विद इन 52 वीक हाई जोन, जैसे मैंने कहा, एक अप मूव आने के बाद ही साइडवेज में जाएगा, तो साइडवेज का भी जो जोन होता है 52 वीक हाई के आसपास ही हो, 10-12%, 15% के आसपास ही ट्रेड करो, अपने हाई से लाइफ टाइम हाई हो,
या 52 वीक हाई हो, NR4 ये मतलब जो लास्ट कैंडल हो, सबसे छोटा कैंडल होता है प्रीवियस 4 डे के कैंडल से, तो वो बने। प्रीवियस प्राइस नियरिंग सुपर ट्रेंड के सपोर्ट के आसपास हो। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, मतलब कि बॉटम कंपनी का बॉटम जो अप्रोच है, बॉटम डाउन अप्रोच, वो भी अच्छा कर रहा हो। कंपनी ग्रोथ के साथ साथ कंपनी में प्रॉफिट भी हो रहा हो। हाई इंक्रीज इन क्वार्टर सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर का जो सेल्स है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से अच्छा हो, ज्यादा हो। कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन और जीरो प्लेज हो। ऐसे स्टॉक जो प्लेज ना, जीरो प्लेज का मतलब होता है जिसके प्रमोटर ने किसी भी बैंक इंस्टीट्यूशन के पास अपने शेयर प्लेज नहीं किए हो। इसमें हेवेल्स आज अच्छा कर भी रहा था। देखते हैं हेवेल्स। हेवेल्स देखिए बहुत अच्छा है, ये अपने सुपर ट्रेंड सपोर्ट के आसपास ही है, तो एक अच्छा मूव दिया, एक रिवर्सल दिया, पुल बैक है, यहाँ से स्टॉक अच्छा ही करेगा। तो अगर ऐसे कोई स्टॉक्स में हम लोग मान लीजिए सपोज के एंट्री कर रहा हूँ, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये इसका बहुत ही अच्छा वाला स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पर एक उसने बेस फॉर्म किया इस जगह पे, एक देखिए यहाँ पर उसने अपना बेस फॉर्म किया और फिर इस बेस के ऊपर चला गया, ठीक है। और इलेक्शन के रिजल्ट के पैनिक के बाद भी उस बेस के आसपास भी नहीं है, तो ये बेस जो है उसका परफेक्ट स्टॉप लॉस है इफ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर। अब आखिरी पे चलते रिवर्सल वाले पे, जो मेरा बहुत फेवरेट है, फिशिंग पे। ऐसे स्टॉक जो नीचे की तरफ जा रहा था, सडनली उसमें फिर बाइंग है। एशियन पेंट, ये मुझे कल भी चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा इसका सेटअप है। इंटो वाले सेक्शन पे चले जाते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3, ₹1 के लिए ₹1 के लिए आपको ₹3 का टारगेट है। लेंथ ऑफ द ट्रेड 1 मंथ to 3 मंथ होगा। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। क्लोजर विद इन 52 वीक लो जोन, 52 वीक लो जोन के आसपास था, पर क्लोजेस एबव लास्ट वीक हाई, मतलब 52 वीक लो जोन के आसपास तो है, बट इस वीक उसने अपने प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर बन के, मतलब अब उसमें धीरे धीरे बाइंग आ रहा है। सुपर ट्रेंड जो है उसका सिग्नल ग्रीन हो चुका है, मतलब बाई की तरफ शिफ्ट हो चुका है। एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और इंक्रीज इन DI7 मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी अपना पोजीशन स्टेक्स बढ़ा रही इस कंपनी में। परफेक्ट मैच में एशियन पेंट आया, बहुत अच्छा कर रहा है। परफेक्ट बाई है, एक रेंज के बाई आसपास कर सकते हम लोग। ये रहा उसका सुपर ट्रेंड जो ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए ना तो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। इसमें भी स्टॉप लॉस का सेम है, आप या तो लास्ट वीक के लो को पकड़ सकते हैं, लास्ट वीक का लो जो है उसको आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। या तो ये जो उसका बेस बन रहा, बेस जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर कोई बहुत अच्छा बेस है तब इस बेस को भी स्टॉप लॉस की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। अब एंड पे चलते हम लोग, आखिरी स्ट्रैटेजी है, 3 बेस स्ट्रैटेजीज है, इसके पे चर्चा करें तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे थोड़ा सा। लास्ट पोजिशनल बेस स्ट्रैटेजीज, इसमें ऐसे स्ट्रैटेजीज आते हैं जो 3 महीने के लिए क्वार्टरली उनका स्टॉक का ट्रेंड बिगड़, अगर किसी के पोर्टफोलियो में आया जाए ऐसे स्टॉक तो उसे एग्जिट कर लेना चाहिए, और फिर अगर रिवर्सल पैटर्न में आए तो उसको बाय कर लेना चाहिए। आते हैं इसमें सेकिंग मोमेंटम स्टॉक, ऐसे स्टॉक जो कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, सॉरी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि बेस स्ट्रैटेजी है। इंटो वाले पार्ट में चल जाता है, अगर कोई स्टॉक इसमें आए और आपके पोर्टफोलियो में रहे तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। 1:3 का रेशियो, लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 1 मंथ to 3 मंथ। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। हाई डिलीवरी क्वांटिटी होना चाहिए, रिकॉर्ड होना, हाई डिक्रीज इन 1 मंथ, हाई डिक्रीज इन 3 मंथ, हाई डिक्रीज इन 1 ईयर, क्लोजेस क्रॉसिंग लोअर बॉलिंगर बैंड को नीचे बंद हो, न्यू शॉर्ट क्रिएट हो, और पी जो इंडस्ट्री के बिलो चला जाए। तो ऐसे स्टॉक्स बहुत ही कंटिन्यू वीक होता है, ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक्स होते हैं वही आते हैं इसमें, अभी क्योंकि मार्केट पॉजिटिव। और एक चीज, और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं एक्सप्लेन करता आखिर में करता, बट अभी याद है तो मैं बता दे रहा हूँ सबको। किसी भी बेरिश स्ट्रेटेजी में कभी भी किसी बुल मार्केट में नहीं ट्रेड लेना है। मैं फिर से बोलूंगा, किसी भी बेरिश स्ट्रेटेजी में, चाहे वो स्विंग है या पोजिशनल है, अगर मार्केट बुल है और उसका पैटर्न परफेक्ट मैच में ना है ना, आपको ट्रेड नहीं लेना है, नहीं एग्जिट भी नहीं करना है, ठीक है।
सेकंड ग्लाइडिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न, ऐसे कंटिन्यू स्टॉक जो कंटिन्यू गिर रहे थे फिर एक साइडवेज फेज में चलेगा और फिर से अपने प्राइमरी डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3। 30 दिन से लेकर 90 दिन का आप ट्रेड ले सकते हैं इसमें। स्कैन्स देख लेते हैं हम। क्लोजेस विद इन 52 वीक लो रेंज, NR4 बनना चाहिए। प्राइस नियरिंग सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस के आसपास होगा। परफेक्ट शॉर्ट कैंडिडेट बनता है। डिक्रीज इन FI शेयर होल्डिंग, इसमें FI का शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट भी कम हो रहा। एंड द लास्ट जो है स्लाइडिंग रिवर्सल, ऐसे स्टॉक जो अप ट्रेंड में थे और सडनली उसमें आप एक प्राइस जिसको बोलते हैं ना ट्रेंड चेंज, जिसमें ट्रेंड चेंज हो सकता है। कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, आप उसमें ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंटिन्यू अप डाउन ट्रेंड में आएगा। यह मिड टर्म उसमें डाउन ट्रेंड आ सकता है। सब इसमें 1:3 का रेशियो, ये बहुत अच्छा काम करता है बुल मार्केट में, क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि कौन से स्टॉक है जो अपने बेरिश बुलिश स्ट्रेटेजी से आप बेरिश स्ट्रेटेजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बेरिश फेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सॉरी बेरिश फेस की तरफ। 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का ट्रेड ले सकते हैं आप। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई जोन के आसपास होगा तभी तो उसका रिवर्सल पकड़ सकते हैं आप लोग। क्लोजेस बिलो लास्ट वीक लो, लास्ट वीक के लो के नीचे चला जाए। सुपर ट्रेंड चेंज टू सेल, सुपर ट्रेंड का जो सिग्नल हो सेल की तरफ हो जाए। एग्रेसिव लॉन्ग कवर हो, ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद भी अगर फ्यूचर में लॉन्ग कवर होने लगता है मतलब कि उसमें मिड टर्म बेरिशनेस आ सकता है। और डिक्रीज इन DIs का शेयर होल्डिंग, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन वो अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स पे। ठीक है, 5 से 7 मिनट में देता हूँ। किसी का स्ट्रेटेजी के लेके कोई क्वेश्चन हो अगर तो पूछ सकता है। ये आप सैटरडे को पूछ लीजिएगा सर, कप एंड हैंडल के पैटर्न में। हाउ टू गेट कप एंड हैंडल पैटर्न सर्च, यहाँ पर आपको है सर, तो बताना तो यहाँ पर है। ये रहा चार्ट पैटर्न में आपको मिल सकते हैं। Where to pick one stock from your own swing trade best all of all signature के देखिए सर, मैं मेरे अगर इफ यू आर टॉकिंग मेरे लिए बोलेंगे तो इफ आई एम टेकिंग द स्विंग ट्रेड, ठीक है, तो मैं स्विंग ट्रेड जब लेता हूँ तो मैं मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ जो इसमें है। ठीक है, जैसे कि थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल एंट्री, एक एक क्वेश्चन था कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। नॉर्मली मैं इंटरडे ट्रेड नहीं कर पाता क्योंकि मैं इंटरडे मुझे करना भी अलाउ भी नहीं है और इंटरडे करना मैं प्रेफर भी नहीं करता क्योंकि मेरा पूरा फोकस स्टॉकेज क्लब की तरफ होता है। तो अगर मैं स्विंग ट्रेड लेना चाहूँ तो मैं ईगल पे लूंगा मोमेंटम में, क्योंकि अगर अभी क्योंकि बुल मार्केट है, मैं मार्केट देखिए मैं कैसे ट्रेड करता था या करता हूँ या मैं कैसे सोचता हूँ कि फर्स्ट आई डिसाइडेड कि व्हाट इज द मार्केट, कि मार्केट क्या है, बुलिश से बेरिश से साइडवाइज फेज में। क्योंकि मार्केट एक बुलिश फेज में, ठीक है इलेक्शन का एक थोड़ा सा करेक्शन है पर उसके बाद भी कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट स्ट्रॉन्ग अपना दिखा रहा है। तो जब तक अपने अगर मैं अभी इस करंट से हो तो जब तक वो अपने इलेक्शन लो कर नहीं तोड़ते सारे स्टॉक्स या निफ्टी, मैं बेरिश नहीं हूँ। तो टिल जब तक वो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी अपने इलेक्शन के रिजल्ट के डे के लो के नीचे ऊपर, मैं बुलिश हूँ। तो मैं उसमें ईगल पे जाऊंगा जो मुझे बहुत अच्छा देगा। ईगल का क्या रूल था मेरे एंट्री का कि अगर वो अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता मैं एंट्री कर जाता। ठीक है, और अगर मुझे आप बोले इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं फिशिंग को बहुत ही अच्छा मानता हूँ। फिशिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। होपफुली एसएस को रिप्लाई मिलेगा। और कोई कैन यू रिपीट द स्विंग एंट्री। स्विंग एंट्री हमेशा सर या तो आप डे बहुत अगर ज्यादा रिस्क लेने में पसंद नहीं करते हो, रिस्क ज्यादा आपको पसंद नहीं है, थैंक्स थैंक यू श्याम जी, थैंक यू, आपको अच्छा लगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप डे के क्लोजिंग के ऊपर ही लो। बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपका अगर आज कोई स्टॉक से आपको मिलता है स्विंग स्ट्रेटेजी में, तो कल अगर वो अपने आज के हाई के ऊपर एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के चार्ट में बंद कर जाए तब एंट्री ले सकते हो। होपफुली अनुब्रतोदा आपको समझ में आ गया होगा। स्विंग का लॉजिकल स्ट्रेटेजी सर मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग एक बार आप सुन लीजिएगा फिर से। या तो आप प्रीवियस डे का इस करंट वीक का लो ले सकते हो, प्रीवियस वीक का लो भी ले सकते हो। थैंक यू मोहन जी, थैंक यू, आप लोग अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ज्योति जी आप स्वाति जी आपको बता देंगे लिंक कैसे मिलता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सबको अच्छा लग रहा, आप सबको अच्छा लगा, थैंक यू।
थैंक यू बसंत जी, थैंक यू सबको अच्छा, थैंक यू। चलिए आप सबको अच्छा लगा, यही है सर, यही कोशिश रहती है कि हर वीक आके कुछ आप लोग को नया एक्सप्लेन करे, कैसे स्ट्रैटेजी को आप यूज करके अपने लिए एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। थैंक यू कमल जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने बताया स्विंग स्ट्रैटेजीज मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार आप वीडियो का आप देख सकते हैं, वीडियो का आप एक बार देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो किसी का स्ट्रैटेजी का लेकर कोई क्वेश्चन? थैंक यू धीरज जी, थैंक यू, आपको अच्छा लगा, थैंक यू सर, थैंक यू स्वाति जी। आई थिंक हेलो 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 थैंक यू ठीक है सर, मिस्टर थैंक राजू, यू। हो गया क्या आपका सेशन फिनिश? इज इट डन? जी मैं डन सबको, होपफुली ओके ओके, सबको सारे पसंद आया क्वेश्चन था। के आंसर हो गए? जी बिल्कुल सारे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, सो वी कैन थैंक यू कंक्लूड द सबको अच्छा सेशन था। नाउ। ऑल राइट, थैंक यू।